हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, ये इंटर के स्टूडेंट्स के लिए हमने जैसे कि आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए आरटीपी और एमटीपीज का एनालिसिस लेके आ रहे हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ने मई 2023 के लिए इशू किया था। तो फिर डियर, इस वाले वीडियो में हम आपके साथ आरटीपी और एमटीपीज, आपको पता है दो एमटीपीज आती हैं, उन दोनों का एनालिसिस प्लस आरटीपी का एनालिसिस, जो कि मई 2023 के लिए है। अच्छा डियर फ्रेंड्स, किसी भी अटेम्प्ट के लिए जो आरटीपी होती है और जो दो एमटीपीज होती हैं वो उस अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपका सवाल होगा कि सर उसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये कहना या ये एक्सपेक्ट करना कि यार एमटीपीज और आरटीपी से जो है वो 20 या 25 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ये सही नहीं होता। बट हाँ, आरटीपीज एंड मींस एमटीपीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट। तो आपको उन आरटीपीज और एमटीपीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देख के जाना चाहिए। ज्यादा समय आपको नहीं लगाएंगे, विद इन 1 आवर हम मतलब कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ आरटीपी और दोनों एमटीपी का सॉल्यूशन कर लें। अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर। आरटीपीज और एमटीपीज में ना 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो होते हैं आपके एमसीक्यूज, एक होते हैं आपके मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, और एक होते हैं इनडायरेक्ट या फिर केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। तो डियर फ्रेंड्स, जो आपके होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, इसमें हम आपके साथ टाइम नहीं लगाएंगे। दीज आर द इजी क्वेश्चन जो कि आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस के लिए हमने आपके साथ एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है कल, तो आप उस वाले वीडियो के थ्रू जितने भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, हमने आपके साथ उसमें काफी सारा मतलब समय लगाया हुआ है, तो वो सारे के सारे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे। इस वाले मतलब वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे एमसीक्यूज में, जो कि एमसीक्यूज आपकी मई 2023 के आरटीपीज में है, आरटीपी में है, और एमटीपी 1 प्लस एमटीपी 2, दो एमटीपीज आते हैं। इसमें 2 तरीके के एमसीक्यूज आते हैं, एक होते हैं नॉर्मल और दूसरे होते हैं केस सिनारियो। तो हम हर प्रकार के एमसीक्यूज की इसमें बात करेंगे। आपको केस स्टडी वाले मतलब केस स्टडी टाइप जो मतलब क्वेश्चंस आते हैं, उस वाली वीडियो को आपको जरूर से देख के जाना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि डियर खास तौर पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो केस स्टडीज होती हैं वो 15 से 20 नंबर तक के एग्जाम में आ सकती हैं और आपके एग्जामिनेशन में बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकती हैं। इवन एग्जामिनेशन छोड़ दें, बहुत सारे बच्चों को तो डियर पासिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो इस वाले वीडियो को, जो कि हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इस वाले वीडियो को जरूर से देखेंगे, ठीक है। Check and Cure is a diagnostic center that provides various facilities such as blood test, अच्छा, blood test, allergy test, MRI, CT scan, etc., and custom need-based packages to its client all over नागपुर एंड पुणे। मतलब साहब भारत देश के दो मतलब शहर में नागपुर प्लस मतलब पुणे, ये जो है ये अपना लैब वगैरह रन करते हैं, जहां पे ये अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग सर्विसेज लोगों को दिया करते हैं, ठीक है। अच्छा, as a normal practice, the diagnostic samples of various clients formed a part of Check and Cure's data server, which the company used to share with the government aided organization at regular intervals for research and innovation purposes, keeping the anonymity of its client। अब डियर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है। अब चूंकि ज्यादा समय हम आपका नहीं लगा सकते, बट यार यहाँ पे ना बहुत कुछ मतलब समझाने का, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा हुआ है कि 2 शहरों में, मुंबई प्लस नागपुर, मतलब पुणे प्लस मतलब नागपुर, यहाँ पे ना हमारे पास ना 15 अलग अलग जगहों पे लैब्स हैं। तो ये मतलब जितने भी जो हमारे पास अलग अलग जगह के जो मतलब लैब्स हैं, वहां पे जो हमारे पास सैंपल आता है, वहां पे हमारे पास जो सैंपल आता है, उस सैंपल को हम ना एक जगह पे इकट्ठा करते हैं हमारे डेटा सर्वर में, और यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन है हम गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशंस को शेयर करते हैं। ध्यान दीजिएगा डियर, हम गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशंस को शेयर करते हैं। कुछ याद आ रहा है आपको सर क्या? जो हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है किसी भी पेशेंट की, किसी भी इंडिविजुअल की, वो उसका सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इंफॉर्मेशन होता है। आप उसको शेयर कैसे कर सकते हैं? विदाउट कंसेंट। आप उसको कंसेंट के बिना शेयर नहीं कर सकते, बट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि हम शेयर तो करते हैं, बट हम कैसे शेयर करते हैं? कीपिंग द एनोनिमिटी ऑफ इट्स क्लाइंट। मतलब हम क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए शेयर करते हैं। हम ये नहीं बताते कि ये रिपोर्ट जो है ये किस मतलब मीन्स इंडिविजुअल का है। हम सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट शेयर करते हैं, उनका नाम वगैरह शेयर नहीं करते, उनकी जानकारी शेयर नहीं करते, ठीक बात है। अदरवाइज यहाँ पे ना आप क्या कर रहे होते हैं? आप ना वायलेशन कर रहे होते हैं सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन रूल्स का, क्योंकि आप अपने मतलब पेशेंट की जानकारी उनके कंसेंट के बिना शेयर कर रहे होते हैं विदाउट थर्ड पार्टी, जो कि अलाउड नहीं है, ठीक बात। ये बात तो होगी। अच्छा, यहाँ पे जो चेक एंड क्योर अपना पूरा का पूरा डेटा अपने मीन्स डेटा सर्वर में जो लेकर आता है, ये साहब ये ईआरपी नहीं है, दिस इज नॉट अ ईआरपी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक तरीके का सेंट्रल डेटा सर्वर, बट ये ईआरपी नहीं है। और
अगली बात कि आप जो भी डेटा इकट्ठा करते हैं आपको उसको बहुत ज्यादा सिक्योर तरीके से अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लाइंट से उसका सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, आप क्लाइंट से उसका सेंसिटिव पर्सनल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रहे हैं, जिसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान से अपने पास रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए परेशानी हो सकती है। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। इन द रिसेंट पास्ट द डायग्नोस्टिक सेंटर फेस्ड अ साइबर डेटा थेफ्ट वेयरइन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड मेडिकल डिटेल्स ऑफ सम क्लाइंट वर कॉम्प्रोमाइज्ड एंड मेड अवेलेबल टू द पब्लिक डोमेन। कि साहब हैकर्स ने ना हमारे मतलब मींस डेटा सर्वर्स में हैक कर लिया और बहुत सारे पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में डाल दी, पेशेंट्स की हेल्थ इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाल दी, जो कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा होता है उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया। ठीक बात है। अच्छा again, due to negligence of Centra's chief information officer Mr. Rajesh, the hackers could plan a asynchronous attack whereby they could successfully violate the integrity of certain components of diagnostic center subsystems and got unauthorized access to various clients' crucial sensitive data stored on the diagnostic centers data servers। मतलब ये हुआ कि साहब हमारे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की गलती की वजह से हैकर्स ने हमारे मतलब सिस्टम को हैक कर लिया और हमारे क्लाइंट का सेंसिटिव डेटा मतलब उड़ा लिया, हम कह सकते हैं हैक कर लिया और उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया। ठीक बात है। तो डियर इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो कैसे होगा हम आपके साथ आगे देखेंगे। अच्छा the government regulators took a serious note of such a gross negligence and issued a show cause notice to the check and cure diagnostic center, वो तो खैर होना ही था। The management of check and cure diagnostic center took an immediate remedial step to reduce its reputational and financial loss। ध्यान दीजिएगा डियर, अगर आपका डेटा ब्रीच हो जाता है तो आपकी सबसे पहले तो होती है रेपुटेशनल लॉस। डियर फ्रेंड्स, याहू आपने से शायद बहुत सारे बच्चों ने तो नाम भी सुना मतलब नहीं सुना होगा। डियर फ्रेंड्स, मतलब गूगल के आने के पहले किसका राज होता था? याहू का। तो याहू धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, बट याहू मेल जैसे आप मतलब यूज करते हैं ना कि मतलब जीमेल, इसी तरीके से एक होता था याहू मेल, वो फिर भी यूज होता था। बट एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह याहू ने कहा कि साहब हैकर्स ने ना हमारे 4 मतलब बिलियन यूजर्स का डेटा हैक कर लिया, 4 बिलियन यूजर्स का डेटा हैक कर लिया। तो मुझे पता है साहब क्या उसके बाद याहू मेल की कोई भी क्रेडिबिलिटी बच जाती है? नहीं, और याहू मेल भी खत्म हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हैकर्स आपका डेटा हैक कर लेते हैं तो उससे आपका रेपुटेशनल लॉस तो होता ही होता है, साथ में जिन लोगों का डेटा हैक हो गया आपको उसको मतलब कंपनसेट करना पड़ता है सेक्शन 43A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के हिसाब से, जिसमें आपका फाइनेंशियल लॉस होता है। और हाँ, आपके पास नया क्लाइंट ही नहीं आता डियर, उसकी वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस होता है। आर यू गाइस गेटिंग? तो आपका रेपुटेशनल लॉस होता है, आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इन्होंने कहा है द मैनेजमेंट ऑफ चेक एंड क्योर डायग्नोस्टिक सेंटर टुक एन इमीडिएट रेमेडियल स्टेप टू रिड्यूस इट्स रेपुटेशनल एंड फाइनेंशियल लॉस एंड हायर्ड एन आईटी कंसल्टेंट मिस्टर अनिल फ्रॉम द इंडस्ट्री टू एडवाइज देम ऑन वे हेड। तो इन्होंने किसको हायर कर लिया? मिस्टर अनिल को कि यार सर जी हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो गया, तो आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। After detailed investigation and analysis, Mr. Anil suggested Check and Cure Diagnostic Center to firstly implement an intrusion prevention system for the protection of sensitive data and install ERP system। तो इन्होंने कहा कि यार सबसे पहले ना अपना intrusion prevention system यूज करें, इसके बाद आप ERP system यूज करें। Dear friends, intrusion prevention system क्या होता है कि हम ना intrusion को प्रिवेंट कर लेंगे, मींस अपने सिस्टम में एंटर ही नहीं होने देंगे। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं थ्रू फायरवॉल, आप ऐसा कर सकते हैं थ्रू एनफोर्स्ड पाथ, आप ऐसा कर सकते हैं थ्रू प्रॉक्सी सर्वर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज आर सर्टेन टूल्स जिसके थ्रू आप ना आप जो है वो हम कह सकते हैं कि मतलब वायरस को अपने मतलब सिस्टम में एंटर होने से रोक लेंगे, मींस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक बात। अच्छा, सेकंड इन्होंने कहा कि सर जी आपको ना ईआरपी सिस्टम यूज करना चाहिए। और हाँ, जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था कि फिलहाल हम ईआरपी यूज नहीं करते, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेकर आ रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। ईआरपी इससे बहुत ज्यादा होता है। ईआरपी में डियर फ्रेंड्स, ईआरपी में भी हम सेंट्रल डेटा सर्वर यूज करते हैं, बट ईआरपी उसके अलावा बहुत ज्यादा होता है। फिलहाल हम ईआरपी यूज नहीं कर रहे। मिस्टर अनिल ने इनको कहा कि डियर आपको ना ईआरपी भी यूज करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, वर्किंग एनवायरनमेंट विद एडिक्वेट कंट्रोल्स इन प्लेस टू मैनेज द एक्सेस प्रिविलेज गिवन टू द यूजर्स अलाइंड विद देयर जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि डेटा ब्रीच ऑर्गेनाइजेशन में क्यों हो जाता है? क्योंकि साहब क्योंकि डियर फ्रेंड्स, यूजर्स को उनकी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स से एक्सेस प्रिविलेज नहीं मिला होता, उसके मुकाबले बहुत ज्यादा एक्सेस प्रिविलेज मिला होता है। सर क्या कहना चाहते हो?
डियर फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ना एक खबर आई कि एक सीए फर्म की एक सीए फर्म में हैकिंग हो गई और सीए फर्म की ना बहुत सारी जो फाइल्स हैं उनके क्लाइंट्स की वो हैकर्स ने हैक कर ली। बाद में पता चला कि साहब सीए फर्म का अकाउंटेंट ही था जिसने ये सब कुछ किया था। तो मतलब मुद्दे वाली बात क्या होती है, अगर आप सीए फर्म को देखें तो जो अकाउंटेंट सर होते हैं वहां पे उनके पास ना सीए फर्म का सारा डेटा वो एक्सेस कर सकते हैं, चाहे उनको रिक्वायरमेंट हो भी चाहे ना हो। मीन्स वहां पे कोई एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता, यूजर जो है वो कोई भी डेटा एक्सेस कर लेता है। तो साहब अगर ऐसे हालात रहेंगे ना तो फिर वहां पे ना मतलब डेटा ब्रीच के और हैकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो आपको क्या यूज करना चाहिए, आपको यूज करना चाहिए आरबीएसी बोले तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के साथ, जिसका ऑर्गेनाइजेशन में जितना रोल हम उसको उतना ही एक्सेस कंट्रोल अलाउ करेंगे। दैट इज कॉल्ड आरबीएसी। हम आपको आपके रोल के हिसाब से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से इन दी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सेस प्रिविलेज देंगे, उससे ज्यादा हम आपको कोई भी प्रिविलेज नहीं देंगे। तो यही यहां पे अनिल साहब ने कहा कि साहब आपको ना आरबीएसी यहां पे यूज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा। He further suggested to upgrade the existing network of diagnostic center with cloud for ease and expansion, so to allow its client to access their report from various devices such as tablet, smartphone, etc. इन्होंने कहा कि डियर कि आप ना क्लाउड यूज किया करें ताकि आपके जो क्लाइंट है ना वो अपने रिपोर्ट्स को ना कहीं से भी एक्सेस कर सके। मींस एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, वो अपने फोन से, आईपैड वगैरह से भी अपने रिपोर्ट को एक्सेस कर सके। ठीक है, अच्छा। द ड्यू रेमिटेंस ऑफ मिस्टर अनिल्स कंसल्टेंसी सर्विसेज वाज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट बाय चेक एंड क्योर डायग्नोस्टिक सेंटर थ्रू एनईएफटी। अच्छा, तो इन्होंने इनको एनईएफटी के थ्रू पेमेंट कर दी बाय यूजिंग द सीबीएस ऑफ देयर बैंक की जहां पे इनका मतलब बैंक अकाउंट था उसके एनईएफटी के थ्रू चेक एंड क्योर ने मिस्टर अनिल को पेमेंट कर दिया। चलें तो फिर हम आते हैं, तो ये तो हमने आपके साथ केस स्टडी समझ लिया। अब हम यहाँ पे आगे आते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर क्या होंगे। ध्यान दीजिएगा। द चेक एंड क्योर डायग्नोस्टिक सेंटर हैज बीन negligent in implementing and maintaining reasonable security practices and procedures to handle the sensitive personal data of information of its client on its data server। बिल्कुल सही बात है, जिसकी वजह से हैकिंग हो गई और हैकर्स ने इनके क्लाइंट का सेंसिटिव डेटा उड़ा लिया और उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया। ठीक बात है, अच्छा। तो यार यहाँ पे ना तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना दो लोग हुए। एक तो हुआ चेक एंड क्योर। चेक एंड क्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या, तुम्हें ना अपने क्लाइंट का मतलब डेटा ना सही तरीके से मेंटेन करके रखना है, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी और तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा टू दी पर्सन अफेक्टेड अंडर सेक्शन 43 है। सेक्शन 43 है, ठीक बात है। बट सर हैकर का क्या होगा, क्या हैकर को छोड़ देना चाहिए? नहीं डियर, हैकर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, हैकर के ऊपर भी मतलब पेनल्टी आएगी टू कंपनसेट दी पर्सन अफेक्टेड। बट ये कौन प्रोवाइड करता है? सेक्शन 43 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, तो हैकर के ऊपर लगेगा सेक्शन 43 और चेक एंड क्योर के ऊपर लगेगा सेक्शन 43, क्योंकि साहब ये एक ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट हैं जो क्लाइंट का सेंसिटिव डेटा हैंडल करते हैं, स्टोर करते हैं और प्रोसेस करते हैं। तो इनको जो है वो अपने पास रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड मतलब प्रोसीजर वगैरह अपने पास स्टैब्लिश करना होगा, अदरवाइज सेक्शन 43 ये कहेगा कि साहब आपको ना मतलब कंपनसेट करना पड़ेगा टू दी पर्सन अफेक्टेड। तो साहब यहाँ पे सेक्शन 43 है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, सेक्शन 43 है। अच्छा, जल्दी से आगे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, द रिस्क डेटा एसोसिएटेड विद द प्रपोज्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी सिस्टम इन चेक एंड क्योर सेंटर्स आर गिवन बिलो। डियर फ्रेंड्स, ईआरपी को इंप्लीमेंट करना इतना इजी नहीं होता। पहले तो यार उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत सारी करनी पड़ती है, दूसरा उसके साथ बहुत सारे रिस्क होते हैं। ईआरपी के जितने भी रिस्क होते हैं उनको हम 5 मेजर एस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पीपल रिस्क या फिर पीपल एस्पेक्ट, हमने यहाँ पे बेसिकली नोट किया हुआ है। एक होता है प्रोसेस एस्पेक्ट, एक होता है मतलब टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, एक होता है इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट, एक होता है पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट। अगर मैं पीपल एस्पेक्ट की बात करूं तो पीपल एस्पेक्ट में क्या क्या चीजें जाती हैं? चेंज मैनेजमेंट, फिर जाता है ट्रेनिंग, स्टाफ टर्नओवर, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट एक्सेट्रा। अगर मैं जाता हूं प्रोसीजर एस्पेक्ट तो यहाँ पे जाता है बीपीआर और यहाँ पे आता है प्रोग्राम मैनेजमेंट। अगर मैं जाता हूं मतलब टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? उसमें आती है साहब सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, एनहांसमेंट एंड अपग्रेड्स और एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगर मैं जाता हूं इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट में तो यहां पे आता है इनसफिशिएंट फंडिंग, डेटा सेफ्टी, डेटा यूजेस और सिस्टम फेलियर। अगर मैं जाता हूं पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट में तो वहां पे आता है लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। ठीक बात है। तो इन्होंने कहा इनसफिशिएंट फंडिंग किससे डील होगी साहब? इनसफिशिएंट फंडिंग डील होगी इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट से, मतलब 1 किससे डील होगा? 4 से। प्रोग्राम मैनेजमेंट किससे डील होगा? सर प्रोग्राम मैनेजमेंट डील होगा प्रोसेस एस्पेक्ट से। प्रोग्राम मैनेजमेंट डील होगा प्रोसेस एस्पेक्ट से। तो देखें डियर, क्या 1 का डी कुछ ऐसा नजर आता है क्या? सर 1 का डी, अच्छा 2 का बी नजर आता है क्या? अच्छा 2 का बी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या? 2 का प्रोग्राम मैनेजमेंट
प्रोग्राम मैनेजमेंट डील करता है प्रोसेस एस्पेक्ट से, लाइफ लॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ये डील करता है डियर पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट से, मतलब 3 का ए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी। तो डियर फ्रेंड्स हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। अच्छा वेरियस रिस्क दैट मे परसिस्ट इन द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ चेक एंड क्योर डायग्नोस्टिक सेंटर्स आर कंट्रोल्ड यूजिंग द फॉलोइंग मेजर्स: फायर अलार्म्स, आइडेंटिफिकेशन बैजेस, प्रिविलेज मैनेजमेंट, फायरवॉल, पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डियर फ्रेंड्स अगर आप किसी भी जगह पे डियर फ्रेंड्स अगर आप कंप्यूटर सिस्टम या अगर आप आईटी सिस्टम वगैरह यूज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, लेट्स से ये कोई रूम है जहां पे आप अपना आईटी सिस्टम वगैरह यूज करते हैं, तो इस रूम में क्या क्या थ्रेट हो सकता है? सर इस रूम में ना आग लग सकती है, इस रूम में ना चोर आ सकते हैं और यहां से ना चोरी करके जा सकते हैं, इस रूम में ना कोई हैकर ना दूर बैठे अपने कंप्यूटर से इसकी हैकिंग कर सकता है। तो अगर लेट्स से कि अगर फायर का रिस्क है तो हमें तो फायर का रिस्क मतलब बेसिकली क्या होता है? एनवायरमेंटल रिस्क। इसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? फायर अलार्म्स। हम चाहते हैं कि कोई चोर वगैरह ना आ जाए, मीन सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज लोग आए यहाँ पे, तो इसका मतलब फिजिकल एक्सेस मतलब कंट्रोल। इसके लिए हम लोगों को क्या दे सकते हैं? इसके लिए हम लोगों को दे सकते हैं आइडेंटिफिकेशन बैजेस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फायर अलार्म किससे डील करेगा? तो साहब यहाँ पे लिखा हुआ है फायर अलार्म किससे डील करेगा? एनवायरमेंटल कंट्रोल से, क्योंकि साहब फायर मींस रिस्क ऑफ फायर किससे डील करता है? एनवायरमेंटल रिस्क। तो फिर हमारा फायर अलार्म किससे डील करेगा? एनवायरमेंटल कंट्रोल से, मींस 1 का आंसर हो गया डी, 1 हो गया डी। अच्छा आगे आते हैं आइडेंटिफिकेशन बैजेस। मींस आइडेंटिफिकेशन बैजेस का पर्पस क्या होता है? कि सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज लोगों की एंट्री हो, मींस फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, मतलब 2 का सी, मींस 2 का सी। तो कुछ आंसर ऐसा आ रहा है क्या? 1 का डी, 2 का सी। अच्छा तो देखेंगे डियर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। हमें ना 2 में ही आंसर मिल गया, तो अगर आपको 2 में आंसर मिल जाता तो फिर आपको आगे जाने की रिक्वायरमेंट क्या? आगे आते हैं इन प्रीव्यू ऑफ द सजेशंस मेड बाय मिस्टर अनिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग इज रिफ्लेक्टेड इन केस वेयर द रिपोर्ट्स आर एक्सेस्ड बाय द क्लाइंट फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस। यानी डियर क्लाउड कंप्यूटिंग के ना कुछ मतलब फीचर्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, स्केलेबिलिटी एक फीचर होता है क्लाउड मतलब कंप्यूटिंग का, जो ये कहता है कि अगर सब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो क्लाउड वेंडर सर्विसेज ज्यादा देगा, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कम है तो फिर क्लाउड वेंडर्स जो है वो अपनी मतलब सर्विसेज को जो है वो अकॉर्डिंगली उसका अप कर सकता है और अकॉर्डिंगली उनको मतलब डाउन कर सकता है। ठीक है, दैट फीचर इज नोन एज स्केलेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है साहब। सेकंड होती है रेजिलियंसी का मतलब होता है लेट्स से कि अगर आप क्लाउड यूज कर रहे हैं, क्लाउड में बेसिकली क्या होता है मतलब सर्वर्स होते हैं। अगर मान लीजिए डियर फ्रेंड्स किसी एक मान लीजिए कि मींस मतलब सर्वर में अगर कोई इशू आ जाता है तो आपका जो वर्क है अगर इसमें ये प्रोसेस हो रहा है, सर्वर अगर मान लीजिए कि खराब हो गया तो ऐसा नहीं कि आपका वर्क जो है साहब वो भी साथ में उसके खराब हो जाए, नहीं, ये जो है ये अपने वर्क को किसी दूसरे सर्वर में मूव कर देगा विच इज कॉल्ड वर्कलोड मूवमेंट, जिसकी वजह से क्लाउड में क्या होता है रेजिलियंसी कि साहब मतलब क्लाइंट को जो है वो डाउन टाइम फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्लाउड में डियर सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर में मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर हो सकता है और मल्टीपल क्लाइंट का मतलब डेटा स्टोर हो सकता है विच इज कॉल्ड मल्टी टेनेंसी। ठीक है, क्लाउड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कि साहब आप ना क्लाउड से आप अपने हम कह सकते हैं कि मतलब मीन्स डेटा को कहीं से भी और किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं, मींस एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, और आप किसी भी चीज से एक्सेस कर सकते हैं, मींस कंप्यूटर से, आईपैड से, फोन वगैरह से, विच इज कॉल्ड नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे जो क्लाइंट हैं वो अपने रिपोर्ट्स को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी की भी मतलब किसी भी थ्रू से मतलब एक्सेस कर मतलब सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्लाउड में हम कौन सा यहाँ पे फीचर यूज कर रहे हैं? बेसिकली नेटवर्क एक्सेस वन मतलब 4 का आंसर क्या हो गया? ए, दी नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटीज। ठीक है, अगर अच्छा आगे आते हैं, सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनईएफटी ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम्स आर मेंशन्ड बिलो। ध्यान दीजिएगा, मिस्टर अनिल ने जो कंसल्टेंसी कंपनी को दी थी तो कंपनी ने साहब मिस्टर अनिल को ना एनईएफटी के थ्रू पेमेंट कर दिया था। तो सवाल बनता है, तो इन्होंने कहा है कि एनईएफटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है। दिस फैसिलिटी ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम फैसिलिटेट 1-to-1 फंड ट्रांसफर। बिल्कुल सही बात है, आप एनईएफटी से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये बात तो सही है, मतलब ट्रू है ये तो। The individuals can transfer the fund electronically from one bank branch to individual having on an account with any other branch of the same bank. सर सेम बैंक भी हो सकता है, अदर बैंक भी हो सकता है, तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ उसी बैंक में होना चाहिए, किसी भी बैंक में आपका ब्रांच हो सकता है, तो फिर इसको हम होल्ड करते हैं। इंडिविजुअल कैन ट्रांसफर फंड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन बैंक ब्रांच टू इंडिविजुअल हैविंग ब्रांच विद एनी अदर बैंक ब्रांच, मतलब आप किसी से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सेम बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं, तो ये भी ट्रू है।
अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 2 लाख नहीं साहब, यहाँ पे ना कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, आरटीजीएस 2 लाख रुपए से ज्यादा का होता है, तो इसको भी हम होल्ड करते हैं। तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। तो अगर हम नॉट ट्रू देखें तो एक तो हमें 2 ट्रू नहीं लगता और एक हमें 4 ट्रू नहीं लगता, मीन्स करेक्ट ऑप्शन हमारा होना चाहिए बी, मीन्स ऑप्शन बी, मीन्स स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 4 आर नॉट ट्रू। अच्छा, जल्दी से आगे आते हैं, इसके सारे के सारे एमसीक्यूज हो गए। अब हम आते हैं जल्दी से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तरफ, ध्यान देंगे सारे बच्चे, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। ध्यान दीजिएगा, आनंद फैशन डिजाइनर फ्रॉम मुंबई स्टार्टेड अ नेल आर्ट पार्लर। नेल आर्ट पार्लर, ध्यान दीजिएगा डिफरेंस, नेल आर्ट पार्लर क्या होता है? नेल आर्ट पार्लर बेसिकली ब्यूटी पार्लर की तरह ही होता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ वो आपके नेल्स के लिए होता है, मीन्स नाखूनों के लिए होता है। तो सर ये नेल आर्ट पार्लर में क्या क्या होता है? यहाँ पे होता है डियर नेल कटिंग, नेल पॉलिशिंग, आर्टिफिशियल नेल्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाती हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, Anand, a fashion designer from Mumbai, started a nail art parlor in a posh Mumbai urban area in partnership with his college friend Anaya basically. अच्छा, they had a clear choice of business as per their field of study and were assured that cosmetics is one of the biggest industries in India. Cosmetics, ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, कॉस्मेटिक्स का एक पार्ट है नेल आर्ट पार्लर भी। कॉस्मेटिक्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे साहब, अगर आप अगर आप कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं तो इट इज ऑल्सो दी पार्ट ऑफ व्हाट, दी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री। ठीक बात है, मीन्स कॉस्मेटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब इंडस्ट्री है, जिसमें नेल आर्ट पार्लर भी आप कह सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री। ठीक है, अच्छा, तो इनको कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में जाना था, तो इन्होंने कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में ये कहां पे एंटर हो रहे हैं? नेल आर्ट पार्लर में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कॉस्मेटिक्स इंक्लूड्स, अच्छा यहाँ पे उन्होंने दिया आपकी कॉस्मेटिक्स में क्या क्या चीजें आएंगी। कॉस्मेटिक्स इंक्लूड्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्किन केयर टू हेल्थ केयर, मेकअप, लिप केयर, हाइजीन प्रोडक्ट्स एंड मेनी मोर लाइन्स ऑफ पर्सनल केयर। हाउएवर, अन्या बीइंग ट्रेंड नैनो आर्ट मतलब डिजाइनर एंड आनंद ड्रिवन बाय नेल आर्ट हैपन टू शेयर कॉमन इंटरेस्ट, हेंस बिल्ड नेलो। मतलब इन्होंने ना अपने लिए नेल आर्ट पार्लर ओपन कर लिया, जिसका नाम इन्होंने रख दिया नेलियो करके कुछ। अच्छा, द बिजनेस प्लान वॉज सिंपल, कोलैबोरेट विद द ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। कि साहब अगर हमने मतलब बिजनेस तो ओपन कर लिया, बट इसको हम ग्रो कैसे करें? तो इन्होंने कहा कि कोलैबोरेट विद द ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स का मतलब डियर फ्रेंड्स आपको पता है कि मतलब पोर्टल्स आजकल बहुत सारे हो गए, जिसमें ना आप अपने बिजनेस को हम कह सकते हैं कि मतलब रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मतलब सर्च करे नेल आर्ट पार्लर, तो आपका भी नाम वहां पे शो कर जाए, मीन्स ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ आपने अपने आप को एनरोल कर लिया। बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे एक्टिव, आपको पता है ये जितने भी लोग होते हैं ये इंस्टाग्राम वगैरह में अकाउंट बना लेते हैं। ऑफर पेड प्रमोशन, इंस्टाग्राम वगैरह में मतलब यूट्यूब वगैरह में पेड प्रमोशन भी करें, और गिव फ्री ट्रायल्स टू ल्यूर इन कस्टमर्स। मतलब ये हुआ कि कस्टमर्स को ना अपना फ्री ट्रायल्स भी आप ऑफर कर सकते हैं। तो इनका ये हम कह सकते हैं कि मार्केट मतलब प्रमोशन प्लान है। ठीक है, अच्छा, द फोकस बीइंग ऑन क्रिएटिंग अ कनेक्शन। चले, clearly the target group was one young working female who could spend decent amount of money on personal luxury। मतलब ये जो फोकस कर रही है, किसको फोकस कर रहे हैं? यंग वर्किंग फीमेल्स को, जो कि साहब अपने ऊपर ना थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकती हैं। चलिए, अच्छी बात है। द ब्रांड वांटेड टू कैश ऑन इजी डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द टारगेट कस्टमर्स। यार जो यंग वर्किंग फीमेल्स हैं, जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो नेल आर्ट वगैरह में पैसा लगा सकती है। चलिए, however in the same segment for men tattoo parlors were already taking away the share of business। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि साहब हमने जो बिजनेस करना, हमने ना नेल आर्ट पार्लर में जो मेंटर हुए हैं, वहां पे ना एक तरीके का और मतलब बिजनेस है, जो क्या है बेसिकली टैटू ब्रांड्स। अच्छा नहीं, मतलब टैटू पार्लर्स जो कि नेल आर्ट का भी काम कर रहे हैं, और जिनकी वजह से हमारा बिजनेस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, दीज टैटू ब्रांड्स कुड इजिली ट्रांजिशन इनटू नेल आर्ट एंड be a tough competition to Nelio, the team had to be aware of the competitors dynamics। मतलब ये हुआ साहब कि हमने ना नेलियो मीन्स हमने ना नेल आर्ट पार्लर वाला काम तो शुरू कर लिया, बट हमने ये ध्यान नहीं दिया वहां पे कि सर जी वहां पे ना मतलब टैटू पार्लर्स भी हैं, जो कि मतलब जिनके लिए नेल आर्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो जब भी चाहे वो नेल आर्ट वाला बिजनेस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस दिन टैटू पार्लर्स ने नेल आर्ट वाला बिजनेस शुरू कर लिया, उस दिन साहब हमारा बिजनेस जो है वो हो सकता है कि बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो। और हाँ, सिर्फ ये नहीं, यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है टैटू पार्लर्स वेयर ऑलरेडी टेकिंग अवे द शेयर ऑफ द बिजनेस। के साहब इन्होंने ना हमारा बिजनेस शेयर ऑलरेडी हमसे लेना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सही मार्केट सेगमेंट
का एनालिसिस नहीं किया। और मिस्टर आनंद जो है इन्होंने प्रॉपर मार्केट सेगमेंटेशन तो की, बट साहब इनको किस मार्केट सेगमेंट में जाना था इसके लिए इन्होंने प्रॉपर एनालिसिस नहीं की। इसके लिए इन्होंने प्रॉपर एनालिसिस नहीं की। इन्होंने नेल आर्ट का काम तो शुरू किया, बट सर जी यहाँ पे ना मतलब टैटू पार्लर्स जो हैं वो इनके बिजनेस शेयर को इजीली इनसे लेके जा रहे हैं। मीन्स इनके लिए जो फ्यूचर है वो कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक बात है साहब। अच्छा आगे आते हैं। Anand has had personal connections in Salon district of Himachal Pradesh where they plan to open small workshop to produce artificial nail। अच्छा, आर्टिफिशियल नेल तो डियर आपको यूज हो जाएगा आपके पार्लर के काम में, क्योंकि नेल पार्लर में बेसिकली आर्टिफिशियल नेल यूज भी होता है। अच्छा, आर्टिफिशियल नेल ऑफ हाई क्वालिटी टू बी सोल्ड पैन इंडिया ऑनलाइन एज वेल एज टू द अदर प्लेटफॉर्म। क्या यार हम ना फ्लिपकार्ट वगैरह के थ्रू भी ना आर्टिफिशियल नेल जो है वो लोगों को सेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है साहब। The team of two बोले तो आनंद एंड आयना नाम से शायद, also wanted to add value to the society. For that they offered free training to young girls and offered them permanent employment। अच्छा, तो इन्होंने ना फ्री ट्रेनिंग देनी शुरू की यंग मतलब गर्ल्स को, और उनको ना इन्होंने ना जॉब भी देनी इन्होंने स्टार्ट कर दी अपने आर्ट मतलब पार्लर में। The customers found the initiative quite enriching and supported them by being loyal to their service। तो इसका जो है कि मतलब कस्टमर्स पे बहुत अच्छा मतलब असर पड़ा, और वो जो है वो हमारे मतलब मीन्स दे बिकम आवर परमानेंट कस्टमर्स। दिस वाज एन अनप्लान्ड एस्पेक्ट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग दैट एडेड मोर वैल्यू देन पेड प्रमोशन। ठीक बात है साहब। तो इसके थ्रू ना हमने ना और अच्छे से अपना ब्रांड का प्रमोशन किया, और इसके लिए हमें पेड प्रमोशन भी नहीं करना पड़ा। The brand has been doing well lately with the economic model being sustainable so far। तो साहब अभी हमारा ब्रांड सही काम कर रहा है और इकोनॉमिक मॉडल भी फिलहाल सही है, बट हाँ इनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क, और वो कौन रिस्क है साहब? टैटू आर्ट पार्लर्स। क्योंकि टैटू मतलब पार्लर्स जो है ये इनका शेयर इनसे लेके जा रहे हैं, और वो इजिली फुल फ्लेज नेल आर्ट का भी काम कर सकते हैं। तो साहब इसका उनको ध्यान रखना पड़ेगा मिस्टर आनंद को, क्योंकि टैटू आर्ट पार्लर्स जो है वो इनसे इनकी बहुत बड़ी मार्केट शेयर इनसे जो है वो मीन्स they can easily eat up a huge market share of means the nail art parlors। ठीक है सर। अच्छा, with a set vision of the future and a socially impactful mission, Nelio has been profitable bet for Anand and Ananya कि साहब हमने ना प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो आंसर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, टैटू पार्लर्स आर इनडायरेक्ट कंपटीशन टू नेलियो। टैटू पार्लर्स आर इनडायरेक्ट कंपटीशन, ध्यान दीजिएगा। टैटू पार्लर्स क्या इनडायरेक्ट कंपटीशन है? कैसे? क्योंकि सर जी वो ना उनका मेन काम क्या है? टैटू बनाना, बट साथ में वो क्या कर सकते हैं? नेल आर्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, मान लीजिए कि डियर किसी पर्सन के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, और उसको मान लीजिए कि मतलब टैटू भी पसंद है, और उसको मान लीजिए कि मतलब नेल आर्ट भी अगर उसको अगर अच्छा मतलब लग रहा है, तो वो हो सकता है कि नेल आर्ट की जगह वो क्या बनवाना चाहे? टैटू बनवाना चाहे। मीन्स आपके लिए तो कॉम्पिटिशन हो गया, बट कैसा? इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए 50 लाख रुपए हैं, और आप प्लान कर रहे हैं यार कि फ्लैट खरीद लूं या ऑडी कार खरीद लूं। तो फ्लैट मींस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए ऑडी कार क्या बन गई? इनडायरेक्ट कंपटीशन। ठीक है। अच्छा, तो साहब क्वेश्चन क्या है? टैटू पार्लर्स आर इनडायरेक्ट कंपटीशन टू नेलियो, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज्ड टू अंडरस्टैंड द इन डेप्थ इंट्रिकेसीज ऑफ देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अच्छा, तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स। जो हमारी जो कंपनी है जिसका नाम है नेलियो, इसके लिए इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन बन गया? टैटू पार्लर्स। तो क्या आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रहे हैं? हाँ, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं तो क्या आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? क्या आपको उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस वगैरह पता होनी चाहिए? हाँ सर। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको कौन ला के देता है? याद करें, चैप्टर नंबर 2 ऑफ एसएम्स कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। ये सारी की सारी जानकारी आपको कौन ला के देता है? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, मुझे ना मेरे कॉम्पिटिटर्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल गई, मुझे उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस वगैरह का भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गया। बट क्या सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटर का स्ट्रेंथ पता हो जाना मेरे लिए काफी है, या उसकी स्ट्रेंथ को मुझे अपनी स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करना पड़ेगा? उनकी वीकनेसेस को मुझे अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस के साथ कंपेयर करके प्रॉपर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सर, प्रॉपर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। और साहब, प्रॉपर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको कौन हेल्प करता है? कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, प्लीज ध्यान दीजिएगा डियर, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं कि बच्चा अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ेगा बात खराब हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आई उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। तो यहाँ पे
मीन्स आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस। तो कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप आपको पूरी इंफॉर्मेशन लाके तो दे देगा, बट उसको यूज करके अपने कॉम्पिटिटर के साथ अपना हम कह सकते हैं कि मतलब कंपैरिजन करना और वहां से कोई प्रॉपर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी बनाना, इट नीड्स व्हाट, कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस। तो आपको तो फिर आपको इसका क्या आंसर बन गया, कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस। अच्छा, आनंद डिसीजन ऑफ ओपनिंग सैलून वर्कशॉप कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, सैलून वर्कशॉप। अच्छा, आनंद हैड पर्सनल कनेक्शन इन सैलून डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। अच्छा हाँ, जहां पे इन्होंने आर्टिफिशियल नेल आर्ट बनाना शुरू किया था साहब। अच्छा, तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आर्टिफिशियल नेल आर्ट आप क्या कर, आर्टिफिशियल नेल को आप क्या कर सकते हैं डियर, अपने नेल आर्ट पार्लर में आप उसको मतलब यू कैन सेल। सो मीन्स सेम हम कह सकते हैं कि मतलब वैल्यू चेन, क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बनाया या आप उसी वैल्यू चेन में अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं। मतलब ये हुआ क्या, वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ये तो इजी था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अभी। अच्छा, द मेन आइडिया बिहाइंड मार्केटिंग इज टू कनेक्ट विद द कस्टमर। बिल्कुल सही बात है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन विलिंगली इग्नोर्ड बाय द मार्केटिंग टीम एट नेलो। Which of the following has been willingly ignored by the marketing team at Nelo? मेरे बात पे डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मार्केटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको करना पड़ता है मार्केट स्कैनिंग। मार्केट स्कैनिंग, मार्केट स्कैनिंग के बाद हमें करना पड़ता है मार्केट सेगमेंटेशन, फिर हमें करना पड़ता है मार्केट टारगेटिंग, फिर हमें करना पड़ता है मार्केट पोजीशनिंग, फिर हमें करनी पड़ती है मार्केट पोजीशनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है डियर फ्रेंड्स, भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 4 लाख रुपए से 4 करोड़ तक की गाड़ियां आती हैं, बट क्या कोई भी कंपनी 4 लाख की भी कार सेल कर रही है और क्या 4 करोड़ की भी कार सेल कर रही है? नहीं सर। अगर आप देखेंगे मारुति को, तो मारुति ने अपना मार्केट सेगमेंट फिक्स किया हुआ है कि हमें साहब कि हमें ना कहां पे काम करना है, हमें 4 लाख रुपए से लेकर लेट से 10 लाख रुपए तक की कार में काम करना है। मींस मारुति ने अपना टारगेट मार्केट फिक्स किया हुआ है। तो जैसे मारुति ने अपना टारगेट मार्केट फिक्स कर लिया, मारुति की कोशिश क्या होनी चाहिए कि उस एरिया में अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेहतर तरीके से क्या करे, पोजीशन करे। अच्छा, तो हमने कहा सबसे पहले मार्केट स्कैनिंग, देन मार्केट सेगमेंटेशन, देन मार्केट मतलब टारगेटिंग और फाइनली क्या, मार्केट पोजीशनिंग। अगर आप इस वाले केस को देखें, मिस्टर आनंद ने सबसे पहले क्या किया, मार्केट स्कैनिंग, और मार्केट स्कैनिंग करके इन्होंने कहां पे एंटर होना प्लान किया साहब, कॉस्मेटिक्स मार्केट में। क्यों? क्योंकि कॉस्मेटिक्स इंक्लूड्स अ ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स भारत में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मींस हमें कॉस्मेटिक्स में जाना है। ये आनंद ने मतलब किस तरीके से प्लान किया, आफ्टर प्रॉपर मार्केट स्कैनिंग। बट सर कॉस्मेटिक्स तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो क्या मिस्टर आनंद क्या कॉस्मेटिक्स के हर एक एरिया में एंटर हो गए? नहीं। फिर मिस्टर आनंद ने क्या किया, मार्केट सेगमेंटेशन। फिर मिस्टर आनंद ने क्या किया, मार्केट सेगमेंटेशन। की सर जी कॉस्मेटिक्स में तो जाना है, बट कॉस्मेटिक्स में तो स्किन केयर भी है, कॉस्मेटिक्स में तो लिप केयर भी है, कॉस्मेटिक्स में तो हेल्थ केयर भी है, कॉस्मेटिक्स में तो हाइजीन प्रोडक्ट्स भी है, कॉस्मेटिक्स में तो टैटू पार्लर्स भी है, कॉस्मेटिक्स में तो नेल आर्ट पार्लर भी है। मींस इन्होंने क्या किया, मार्केट सेगमेंटेशन। और उस मार्केट सेगमेंटेशन के बाद इन्होंने क्या चूज करना, हम कह सकते हैं कि मतलब पसंद किया, नेल आर्ट पार्लर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने मार्केट सेगमेंटेशन भी किया, मींस इन्होंने मार्केट स्कैनिंग भी की, फिर उन्होंने मार्केट सेगमेंटेशन भी किया, फिर इन्होंने टारगेट मार्केट का सिलेक्शन भी किया। कौन सा, नेल आर्ट पार्लर। तो सर फिर एंड में इनको क्या करना चाहिए था, मार्केट पोजीशनिंग, की अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेहतर तरीके से पोजीशन करना। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अपने आप को लिंक किया, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ लिंक किया। इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिव रखा, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अपने आप को लिंक किया, सोशल मीडिया पे एक्टिव रखा, पेड प्रमोशंस किए, फ्री ट्रायल्स दिए, और साथ में यंग गर्ल्स को फ्री में ट्रेनिंग दी और जॉब दी। ध्यान दीजिएगा, फ्री ट्रेनिंग टू यंग गर्ल्स एंड ऑफर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये सब कुछ इन्होंने क्यों किया, फॉर बेटर मार्केट पोजीशनिंग। तो सर जी इन्होंने तो फिर सारा काम कर ही लिया, फिर उन्होंने कौन सा काम छोड़ा, सर इन्होंने तो कोई सा काम नहीं छोड़ा। बट अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या कहता है, मार्केट सेगमेंटेशन। क्या मिस्टर आनंद ने मार्केट सेगमेंटेशन सही से की? हाँ सर, मार्केट सेगमेंटेशन सही से की। इन्होंने कॉस्मेटिक्स मार्केट को पूरी तरीके से अच्छे से क्या किया, सेगमेंटेशन, और उसके बेसिस पे फिर इन्होंने क्या प्लान किया कि हमें कहां जाना है, नेल आर्ट पार्लर में। ठीक बात है। मार्केट स्कैनिंग की, हाँ सर, मार्केट स्कैनिंग करके तो फिर ये कहां पहुंचे थे, कॉस्मेटिक्स मार्केट में। मींस ये भी अच्छे से किया, ये भी अच्छे से किया। मार्केट पोजीशनिंग क्या इन्होंने अच्छे से की? हाँ सर, इन्होंने मार्केट पोजीशनिंग भी बहुत अच्छे से की। मतलब कैसे,
इन्होंने ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अपने आप को एसोसिएट किया, इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिव रखा, इन्होंने फ्री ट्रायल्स दिए, इन्होंने पेड प्रमोशन की, इन्होंने ना यंग गर्ल्स को फ्री में मतलब ट्रेनिंग दी, साथ में जॉब दी। मींस ऑल दीज थिंग्स आर फॉर व्हाट? फॉर बेटर मार्केट पोजीशनिंग। इन्होंने एक जगह गलती कर दी, और वो गलती क्या है कि इन्होंने साहब नेल आर्ट पार्लर शुरू तो किया, बट ये नहीं देखा कि इनका जो एक और मतलब सेगमेंट है, और वो कौन है? टैटू पार्लर। ये इनके लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपटीशन बन सकता है, और टैटू पार्लर्स ऑलरेडी इनका मार्केट शेयर जो है इनसे ईट अवे कर रहा है। मींस इनसे एक जगह गलती हुई, और वो मतलब गलती कहां हुई? टारगेट मार्केट के सिलेक्शन में। टारगेट मार्केट के सिलेक्शन में इनसे गलती हुई। इन्होंने नेल आर्ट पार्लर का जो काम शुरू किया, इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि सर जी यहाँ पे टैटू पार्लर्स जो हैं वो डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं। मींस इन्होंने टारगेट मार्केट का सिलेक्शन जो है ये प्रॉपर तरीके से नहीं किया। बट सर यहाँ तो केस तो ये कह रहा है कि ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। डियर, आज ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट फ्यूचर में ये प्रॉफिट कमा पाएंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि टैटू पार्लर्स जो हैं वो इजिली नेल आर्ट का भी काम कर सकते हैं एज गिवन इन द केस स्टडी। ठीक बात है साहब। तो इसका मतलब इनसे कहां पे गलती हुई? इनसे गलती हुई सर जी मार्केटिंग टारगेट की। इन्होंने नेल आर्ट को हम कह सकते हैं कि मतलब टारगेट तो किया, बट इन्होंने साथ में टैटू पार्लर्स को कंसिडर नहीं किया। तो डियर, एक बात आपको पता है, जब भी आप किसी मार्केट सेगमेंट को टारगेट करके वहां पे एंटर करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपना SWOT एनालिसिस करना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मतलब वीकनेसेस क्या है, मार्केट आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है और मार्केट आपको क्या थ्रेट्स दे रही है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे बेस्ड ऑन द क्वेश्चन और 3 अब मतलब 3 के हिसाब से विच ऑफ द कोर मेथोडोलॉजी बिहाइंड विलिंग इग्नोरिंग अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। कि सर जी यहाँ पे मिस्टर आनंद ने ना SWOT एनालिसिस नहीं किया। मिस्टर आनंद ना अपने हम कह सकते हैं कि मतलब मींस ही वाज ओवर मतलब कॉन्फिडेंट कि मुझे ना सारा का सारा कुछ एक्सपर्टीज है, मुझे सब कुछ पता है, इसलिए उन्होंने SWOT एनालिसिस नहीं किया। अगर इन्होंने SWOT एनालिसिस किया होता, जैसे ये अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते, इसके बाद जैसे ये थ्रेट में आते हैं, इनको पता चलता कि साहब हम जो नेल आर्ट का जो बिजनेस कर रहे हैं, टैटू पार्लर्स भी हैं जो कि नेल आर्ट इजीली बना सकते हैं, तो वो हमारे लिए कंपटीशन है। तो इसका मतलब मिस्टर आनंद ने यदि SWOT एनालिसिस किया होता तो इनको टैटू पार्लर्स के कंपटीशन के बारे में पता होता, बट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपर्टीज के चक्कर में कि नहीं यार मतलब कि आई नो मींस ईच एंड एवरीथिंग, इन्होंने ये काम नहीं किया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 4 का ए। अच्छा, जल्दी से आगे आते हैं, ज्यादा समय पर नहीं लगाएंगे। Anand, being the strategy implementer at NLU, should be aware which of the following statement about corporate culture। अच्छा, corporate culture के बारे में डियर फ्रेंड्स, आपको पता है अगर आपको सक्सेसफुली अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना होता है तो आपको 3 चीजें या इवन 4 चीजें होती है। क्या क्या? सपोर्टिव कल्चर, सपोर्टिव लीडरशिप, सपोर्टिव स्ट्रक्चर और रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। इसके बिना आप अपनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक बात है। अच्छा, तो सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर आप इन चीजों को लेकर आते हैं। तो इन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि सही है या अवेयर रहना चाहिए। पहला, कॉर्पोरेट कल्चर प्रेवल स्ट्रेटेजिक डिसीजन। नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? स्ट्रेटेजी, उसके हिसाब से आपको अपना क्या लेकर आना चाहिए? कॉर्पोरेट कल्चर। बट लेट्स से सर हमने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई और हमारा जो कॉर्पोरेट मतलब कल्चर है वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? आपको उस मतलब कल्चर के अनसपोर्टिव एस्पेक्ट्स को हटा देना चाहिए ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। इसको आप क्या नाम देते हैं? फॉरवर्ड लिंकेज। व्हाट यू कॉल दिस? फॉरवर्ड लिंकेज। ठीक है साहब। अच्छा, चेंज ऑल द हिंडरिंग फैसिलिटी ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर फॉर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन। अगर आप अपने स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको अपने हम कह सकते हैं कि मतलब कॉर्पोरेट मतलब कल्चर का जो अनसपोर्टिव पार्ट है आपको उसको हटा देना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुली अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन इज अ सुपर सेट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। नहीं सर, इंप्लीमेंटेशन अगर आप सक्सेसफुली करना चाहते हैं तो आपको कल्चर स्ट्रक्चर वगैरह का हम कह सकते हैं कि मतलब सपोर्ट चाहिए। और दी लीडरशिप स्टाइल इज अ सबसेट ऑफ कल्चर। नहीं, दे बोथ स्टैंड्स एट द इक्वल मतलब फुटिंग फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। तो हमारे लिए सबसे अच्छा आंसर क्या हो गया? बी, कि अगर आप सक्सेसफुली अपनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो अपने हम कह सकते हैं कि मतलब कल्चर का जो अनसपोर्टिव पार्ट है उसको वहां से हटा दें। अच्छा, आगे आते हैं। संजय गाइडेड द टीम। अच्छा, ये हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया। ये अब इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के। संजय गाइडेड द टीम ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स टू होल्ड टू द करंट पोजीशन इन द मार्केट टिल दे गेट अ बिग अपॉर्चुनिटी। ध्यान दीजिएगा, बिग अपॉर्चुनिटी मार्केट में आ सकती है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ग्रोथ है तभी तो बिग अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर मार्केट में ग्रोथ ही नहीं है तो फिर साहब बिग अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी? मींस अगर ये मार्केट में बिग अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट इंडिकेट्स कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, मींस देयर इज अ ग्रोथ इन द मार्केट, ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट फॉर अ बिग अपॉर्चुनिटी। ठीक बात है, मींस मार्केट ग्रोथ रेट इज हाई।
अच्छा, और इन्होंने कहा कि यार अभी ना अपने करंट पोजीशन को होल्ड करके रखो। व्हाट इट इंडिकेट्स कि साहब अभी हम अपने करंट पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहते हैं तब है जब तक कि हमें कोई बिग अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो इसका मतलब ये हुआ यार कि अभी हमारे पास ना कोई बहुत ज्यादा मार्केट शेयर नहीं है। अभी हमारे पास जो भी छोटा मोटा मार्केट शेयर है, अगर हम इसको होल्ड करके रख पाने में कामयाब हो गए तो जैसे कोई बिग अपॉर्चुनिटी आएगी हम भी मार्केट में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो इसका मतलब फिलहाल हमारे पास मार्केट शेयर कैसा है? लो। बट साहब मार्केट में ग्रोथ है क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर अ बिग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। इसका मतलब आवर मार्केट शेयर लो, मार्केट ग्रोथ रेट हाई। तो ये क्या इंडिकेट करता है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है कि हमारा मार्केट शेयर कम होता है बट मार्केट ग्रोथ रेट हाई होती है। अच्छा, आगे आते हैं। Sumedha has a homegrown brand which makes traditional lehengas. अच्छा, she thought of expanding her business and added linen jackets and cotton trousers to her product line. तो हमने लहंगा बनाते थे, हमने ना साथ में ना मतलब ट्राउजर वगैरह भी बनाना शुरू कर दिए। तो डियर किसी को याद आ रहा हो, इट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये क्या है प्रोडक्ट डेवलपमेंट? सर कैसे? आप लहंगा बना रहे हैं और आपने साथ में मतलब ट्राउजर वगैरह बनाना शुरू कर दी, तो ये क्या है? ये सर जी सेम मतलब कस्टमर के लिए सेम तरीके का प्रोडक्ट है। दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये कोई मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। सर डियर फ्रेंड्स प्लीज ध्यान दें, इंस्टीट्यूट ने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अनगियर्ड स्कूटर्स बनाते हैं, आपने ना गियर वाले स्कूटर बनाना शुरू कर दिए, वो क्या था? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसी तरीके से ये क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो हमारे पास क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन है? नहीं सर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कब होता? जब आप रॉ मटेरियल वगैरह बनाना शुरू कर दें। क्या ये इंटेंसिफिकेशन है? क्या ये डाइवर्सिफिकेशन? तो नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन किसी भी तरीके का नहीं है, इंटेंसिफिकेशन है। ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, इंटेंसिफिकेशन ना 3 तरीके का होता है, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसलिए आप इसको क्या नाम दे सकते हैं? इंटेंसिफिकेशन, की दिस इज एन इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। राजू स्टार्टेड अ समोसा स्टॉल इन लोकल मार्केट एंड द एग्जिस्टिंग मोमोज एंड भेलपुरीज। अच्छा, स्टॉल ओनर स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर हिम। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, समोसा, भेलपुरी और मतलब मोमोज या फिर रोल एक्सेट्रा, ये क्या है? ये अलग अलग इंडस्ट्री नहीं है, ये एक इंडस्ट्री जिसका नाम क्या है? फास्ट फूड इंडस्ट्री। ये क्या है? फास्ट फूड इंडस्ट्री। तो फास्ट फूड इंडस्ट्री के एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो क्या सेल कर रहे हैं? मोमोज मतलब भेलपुरी। एक नया प्लेयर उस इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है जो अपने साथ क्या लेकर आ रहा है? समोसा। उन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को क्या वो नया प्लेयर पसंद आएगा? नहीं, वो उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। क्यों? ताकि ये नया प्लेयर इंडस्ट्री छोड़ के भाग जाए और नए लोग एंटर ही ना करें। इसका मतलब हम क्या रोकना चाह रहे हैं? न्यू एंट्रेंट, क्योंकि हमें क्या है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। इसलिए साहब अगर मोमो स्टॉल वाले अगर मिस्टर राजू के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, वो इसलिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं कि साहब जो मतलब राजू है वो वहां पे काम ना करे और उनके लिए न्यू एंट्रेंट कोई ना हो। मतलब साहब यहाँ पे ये क्या कोशिश कर रहे हैं? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट को कम करने की। बट सर राजू तो कुछ और सेल करता है, समोसा और मतलब मोमोज तो अलग हैं, तो क्या ये यहाँ पे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए? नहीं डियर, ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समोसा, मोमोज, भेलपुरी, वेज रोल वगैरह ये सब कुछ क्या है? दिस एंटायर थिंग्स आर मतलब बेसिकली व्हाट? फास्ट फूड। तो ये क्या है बेसिकली कि फास्ट फूड इंडस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं वो एक नए प्लेयर की एंट्री होने पे उसके लिए परेशानी, उसके लिए इश्यूज खड़ा कर रहे हैं। मींस फास्ट फूड इंडस्ट्री के एग्जिस्टिंग प्लेयर नहीं चाहते कि कोई नया प्लेयर हमारी इंडस्ट्री में आए। मींस ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट को कम करना चाह रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू किक आउट द न्यू एंट्रेंट और क्रिएटिंग हर्डल्स फॉर एनी न्यू एंट्रेंट। ठीक बात है साहब, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अभी? अच्छा, अब डियर इस तरीके के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट अगर ड्राफ्ट कर रहा है तो आप समझें कि आपको अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी करके जानी पड़ेगी। आगे आते हैं। द एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट कंपनी। सो साहब इसके लिए आपको पता है आप क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। अच्छा, एन एयरलाइन ऑपरेटर इज प्रोवाइडिंग स्पेशल लॉज एट मेजर एयरपोर्ट फॉर इट्स फ्रिक्वेंट फ्लायर्स। दिस मार्केटिंग टेक्निक इज नोन एज रिलेशनशिप मार्केटिंग, जहां पे आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और उसे आप हम कह सकते हैं कि मतलब कंटिन्यू करते हैं और आगे स्ट्रांग बनाते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आप एग्यूमेंटेड मार्केटिंग भी थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एग्यूमेंटेड मार्केटिंग डील करता है मतलब डील करता है इन प्रोवाइडिंग समथिंग एक्स्ट्रा टू द कस्टमर्स, मीन्स कस्टमर्स। बट यहाँ एग्यूमेंटेड मार्केटिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं और हम अपने फ्रिक्वेंट फ्लायर्स को ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, मीन्स अपने लॉयल कस्टमर्स को। और वो कस्टमर्स हमारे लॉयल कैसे हुए? क्योंकि हमने उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड की थी
ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। इसलिए हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है यहाँ पे, रिलेशनशिप मार्केटिंग। डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केटिंग ऑप्शन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केटिंग ऑप्शन नहीं होता तो आप एग्यूमेंटेड मार्केटिंग भी सिलेक्ट कर सकते थे, आपका आंसर सही था। बट अगर यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केटिंग ऑप्शन है तो आपको एग्यूमेंटेड मार्केटिंग सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो डियर, अब हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल 2023 का एमटीपी, क्योंकि हमने आपके साथ आरटीपी के सारे क्वेश्चंस देख लिए। और हाँ, केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए हमने आपके साथ अलग से वीडियो अपलोड की थी, उसको सारे बच्चे जरूर से जाके देखें, ठीक बात है साहब। तो फिर स्टार्ट करते हैं अप्रैल 2023 का एमटीपी। देखेंगे साहब, द kidsAtHome.com is a hassle-free library of physical books managed through online portals for Delhi NCR people। अच्छा, लाइब्रेरी पोर्टल मतलब ये हुआ, और लाइब्रेरी पोर्टल एक ऐसा है ऑफ फिजिकल बुक्स, मतलब ये हुआ कि आप ना फिजिकल बुक्स इसके थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, आप फिजिकल बुक्स इसके थ्रू मंगवा सकते हैं। यू कैन गेट फिजिकल बुक्स थ्रू दिस, ठीक बात है साहब। अच्छा, फॉर दिल्ली एनसीआर पीपल, की फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ मतलब दिल्ली एनसीआर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। चलें, द लाइब्रेरी इज बेनिफिशियल फॉर किड्स अप टू द एज ऑफ 12 बाय एनेबलिंग एवरी यंग रीडर टू एक्सेस फिजिकल बुक्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स। मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से डियर अब ना हम ना फिजिकल बुक्स से, फिजिकल एक्टिविटी से ना दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे फोन में है, सब कुछ हमारे पास जो आईपैड वगैरह है साहब, मतलब सब कुछ हम मतलब वहां पे हम मतलब यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ना कहीं ना हम ना फिजिकल एक्टिविटी से, फिजिकल बुक से हम ना मतलब दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना हेल्थ पे जो है डियर वो मतलब नेगेटिव इशू आ रहा है। तो फिर यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो कंपनी है मतलब किड्स एट होम, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो यंग पीपल को, मीन्स यंग मतलब किड्स को वो ना फिजिकल बुक्स देगी फॉर रीडिंग, ताकि उनमें अर्ली एज से ही फिजिकल बुक से रीडिंग करने की हैबिट हो जाए, ठीक बात है। अच्छा, the library has a collection of more than 10,000 books and most of these books have been suggested by its readers and therefore this library is run by readers for the readers। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो मतलब रीडर्स हैं वो जिन बुक्स के लिए हमें मतलब रिकमेंडेशन दिया करते हैं, वो सारी की सारी बुक्स हम अपनी लाइब्रेरी में लेकर आ जाते हैं, और हमारे पास 10,000 से ज्यादा बुक्स हैं हमारे पास हमारी मतलब लाइब्रेरी में। द बुक्स डिलीवरी सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर द सिटीज इन दिल्ली एनसीआर, हमने पहले आपके साथ देखा था। In each request order, any subscriber can select a maximum of 6 books from the pool of 10,000 plus books available on the portal, place the request and get the books delivered to his or home within 2 working days। इसका मतलब ये हुआ साहब कि आप ना हमारे मतलब पोर्टल में आके फिजिकल बुक्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसे आपने रिक्वेस्ट किया, आप एक बार में 6 बुक्स हमसे फिजिकली मंगवा सकते हैं, और हम आपको ना 2 दिनों के अंदर अंदर वो बुक्स आपके घर पर डिलीवर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, देयर इज नो सिक्योरिटी डिपॉजिट और रजिस्ट्रेशन फीस, कि साहब हमें ना आपसे कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं चाहिए, तो फिर आपका काम कैसे चलता है। एंड इन केस ऑफ डैमेज और मिसप्लेस बुक्स द सब्सक्राइबर्स आर रिक्वेस्टेड टू पे फॉर द सेम। अच्छा, अगर आपने सर जी, अगर हमने आपको कोई बुक दिया, अगर आपने उस बुक को फाड़ दिया या खो दिया, तो आपको बुक का प्राइस हमें वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम ऑफ 6 बुक्स आर सेंट एट अ टाइम। हाउएवर देयर आर वेरियस मंथली, क्वार्टरली एंड सेमी एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान दैट वेरी इन टर्म्स ऑफ चार्जेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलीवरी बुक्स। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बायर हमसे बुक अगर कोई मतलब रीडर अगर हमसे बुक वगैरह मंगाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमारा एक मतलब सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा, जो कि मंथली भी है, शायद क्वार्टरली भी है, हाँ, जो कि मतलब मंथली भी है, क्वार्टरली भी है, सेमी एनुअली भी है और एनुअल भी है। मींस आप जो है वो एनुअली या जैसे भी आपने जो प्लान लिया उसके हिसाब से आप हमें पे किया मतलब करेंगे, और अकॉर्डिंगली हम ना आपको ना फिजिकल बुक्स आपके होम पे डिलीवर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, हम जो भी आपको बुक्स को डिलीवर कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस के अलावा हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, हम आपसे किसी भी तरीके का सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह नहीं ले रहे। बट सर, अगर कोई बुक अगर आपने खो दी, या फिर अगर कोई बुक आपने लेट से कि मतलब डैमेज अगर आपसे हो गई, तो वो बुक का प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कैसे मतलब सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक बात है। मीन्स आपको हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पे करना है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस, और अगर आपने कोई बुक वगैरह अगर हम कह सकते हैं खो दी, तो उस केस में उस बुक का प्राइस देना है, ठीक बात। अच्छा, the registered users can pay for the subscription plans using various digital mode, UPI, mobile wallet, net banking, etc. आजकल तो ये common है। An audit trail is maintained in the system to record various activities that may include details of each subscriber's lending history, subscription plan, recommendations, feedback, etc. मतलब हमने अपने
मतलब सिस्टम में जो है वो इन सबका ऑडिट ट्रेल रखा हुआ है, ताकि हम सारी की सारी एक्टिविटीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन लगती रहे कि किस मतलब सब्सक्राइबर ने कौन सा बुक हमसे ऑर्डर किया, उसने हमसे कौन सा प्लान लिया हुआ है, हमने उनको कितनी बुक्स उनके घर वगैरह में मतलब भेजी है वगैरह वगैरह। इन सबका हमारे पास रिकॉर्ड हम मतलब हमारे पास है, जिसको हमने ऑडिट ट्रेल के थ्रू वो सारा का सारा रिकॉर्ड हम वहाँ पे मीन्स हम जो है साहब ये ऑडिट ट्रेल के थ्रू हम उसका रिकॉर्ड वगैरह मतलब मीन्स मेंटेन क्या करते हैं। अच्छा, द मैनेजमेंट फाउंडर्स ऑफ किड्स एट होम आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सिचुएशन वेयर इन अ कस्टमर मे नॉट रिटर्न द बुक आफ्टर गेटिंग देम इशू। ठीक बात है साहब कि एक बार आपने कस्टमर को कोई बुक इशू कर दी, अगर उसको बुक बहुत पसंद आती है, हो सकता है कि वो बुक को कभी वापस ही ना करे, तो साहब ये तो थ्रेट है। स्टिल दे हैव decided not to impose any security fee on its customer during their sign up on the website। इसके बावजूद वो कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने कस्टमर से नहीं मांग रहे कि यार आपको ना मतलब सब्सक्रिप्शन चार्ज के अलावा 1000 रुपीज जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी जमा करना पड़ेगा, क्योंकि लेट्स से कि अगर हमने आपको कोई बुक इशू किया, अगर आपने उस बुक को हमें वापस नहीं किया तो हम वो सिक्योरिटी डिपॉजिट से एडजस्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक रिस्क तो था, एक रिस्क है, ध्यान दीजिएगा, एक रिस्क है। वो रिस्क क्या है कि कस्टमर ने हमसे कोई बुक मंगवा ली फिजिकली, बट वो बुक उसने हमें वापस नहीं की, तो सर जी फिर हम क्या करेंगे। बट स्टिल हमने वहां पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट उनसे नहीं मांगा, मीन्स एक रिस्क है, बट हमने अब हमारी आंखें बंद कर ली, हमने उस रिस्क को टॉलरेट कर लिया। ध्यान दीजिए, हमने उस रिस्क को टॉलरेट कर लिया। अगर हम कस्टमर को कहते साहब कि उस सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करो, अगर आपने कोई बुक हमसे मंगवाई, अगर वो बुक को टाइम से आपने वापस नहीं किया, हम अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट से उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे होते, रिस्क को ट्रीट कर रहे होते, मीन्स उसका इलाज कर रहे होते। बट आपने रिस्क होने के बावजूद उस रिस्क को रहने दिया, मीन्स आपने रिस्क को टॉलरेट कर लिया, यू हैव टॉलरेटेड द रिस्क। ठीक बात, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। अच्छा, at the end of each month, the management of kids at home requires a detailed report to determine any decisions that need to be taken at that point of time to enhance their business growth। मतलब डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि मैनेजमेंट को ना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो रिपोर्ट वगैरह मतलब मंगवा सकता है, MIS रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं। और MIS रिपोर्ट के 4 फीचर्स होने चाहिए इसमें, और वो स्टार कहलाते हैं बेसिकली, स्ट्रक्चर्ड, एक्यूरेट, रेलेवेंट और मतलब टाइमली। ठीक बात है। तो फिर साहब दीज आर द फीचर्स ऑफ, और दीज फीचर्स शुड बी इन एनी MIS रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा, तो चाहते क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ MIS रिपोर्ट रिगार्डिंग न्यू सब्सक्रिप्शन डन इन अ पर्टिकुलर मंथ। डियर, बहुत ध्यान से एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत अटेंशन के साथ काम करना पड़ेगा। कहते साहब MIS रिपोर्ट में, और MIS रिपोर्ट किससे डील करती है, न्यू सब्सक्राइबर्स या न्यू सब्सक्रिप्शन डन इन अ पर्टिकुलर मंथ, की किसी भी एक महीने में नया सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितना आ रहा है, किसी भी एक महीने में नए मतलब सब्सक्राइबर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, उस रिपोर्ट में इन चारों में से कौन सी बात नहीं होगी, मींस नए सब्सक्राइबर जो हमारे साथ किसी भी एक महीने में जो एसोसिएट हो रहे हैं, उस रिपोर्ट में इन चारों में से कौन सी जानकारी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, लैंडिंग हिस्ट्री ऑफ सब्सक्राइबर, कोई सब्सक्राइबर हमारे पास लेट्स से कि मार्च के महीने में आता है, क्या उसकी कोई भी हिस्ट्री ऐसा हमारे पास होगी, लैंडिंग हिस्ट्री? नहीं सर, क्योंकि वो तो अभी भी आया है, फ्यूचर में उसकी लैंडिंग हिस्ट्री क्रिएट होगी, फिलहाल उसकी कोई लैंडिंग हिस्ट्री नहीं होगी। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, नंबर ऑफ विजिटर्स की सर जी कोई भी विजिटर की हमारे पास हर महीने कितने मतलब विजिटर हैं जो कि हमारी वेबसाइट में आते हैं। हाँ, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे MIS रिपोर्ट में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साहब इससे ना हम अपनी वेबसाइट को सही तरीके से मेंटेन करेंगे और उसको अपग्रेड वगैरह करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे वेबसाइट में मतलब विजिटर्स बहुत ज्यादा हो जाएं, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो स्लो हो जाए या फिर क्रैश हो जाए। तो हमें अकॉर्डिंगली अपनी साइट को उस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक महीने कितने मतलब विजिटर हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, न्यू सब्सक्रिप्शन प्लान मेजॉरिटी लीस्ट ऑप्टेड बाय द सब्सक्राइबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर जी हमारे मतलब सब्सक्राइबर जो हैं वो कौन सा सब्सक्रिप्शन प्लान ज्यादा लेना पसंद करते हैं, कम लेना पसंद करते हैं। अगर लेट्स से कि सब्सक्राइबर कोई प्लान बिल्कुल भी लेना नहीं मतलब कोई प्लान है जो कि मान लीजिए कि मतलब सब्सक्राइबर्स जो है वो बिल्कुल लेना नहीं चाह रहे, तो हम उस प्लान में थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे ताकि सब्सक्राइबर उस प्लान को भी ऑप्ट करें। ठीक बात, तो इसकी भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। द मेजॉरिटी यूज्ड मीन्स डिजिटल पेमेंट मोड, ये तो हमारे पास होना चाहिए। मीन्स कौन सी जानकारी हमारे पास नए सब्सक्राइबर के बारे में नहीं होगी या नहीं हो सकती, लैंडिंग हिस्ट्री ऑफ द सब्सक्राइबर्स, क्योंकि सर जी उस समय तक ये जानकारी अवेलेबल ही नहीं होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया?
अच्छा, आगे आते हैं। द ऑडिट ट्रेल मेंटेन्ड बाय किड्स एट होम आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट वेरियस सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। डियर फ्रेंड्स, याद कीजिए चैप्टर नंबर 3 VIS ऑडिट ट्रेल के 3 मेजर सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले क्या, डिटेक्टिंग अनऑथराइज एक्सेस, कि साहब किन लोगों ने एक्सेस किया जो कि ऑथराइज नहीं थे। दूसरा, रिकंस्ट्रक्टिंग इवेंट्स थ्रू दी लॉग जो उनके पास होता है। और तीसरा, उस इवेंट को रिकंस्ट्रक्ट करके वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, मींस पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। बट सर एक बात बताओ, ऑनलाइन एनवायरनमेंट में आपके पास ऑडिट करना है आपको, तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ता है? आप यूज करते हैं ऑडिट टूल्स या फिर सॉफ्टवेयर, जैसे स्नैपशॉट, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी, सिस्टम कंट्रोल, ऑडिट रिव्यू, फाइल, ऑडिट हुक एक्सेट्रा। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो ऑडिट हुक है, दिस इज बेसिकली द टूल ऑफ डूइंग ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ट्रेल मेंटेनेंस। ठीक बात, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? अच्छा, मिस्टर श्याम वांट्स टू गेट सम बुक्स फ्रॉम किड्स एट होम ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर हिज सन राघव। अच्छा, he signed up on the website and opted for a monthly plan of $799 that offers maximum 2 order deliveries in a month। मतलब 799 रुपए के मंथली प्लान में आपको आपके घर पे 2 बार बुक्स पहुंचा दी जाएंगी। ठीक है साहब। He paid for the subscription fees through his mobile wallet। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल वॉलेट कहते हैं साहब। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मोबाइल वॉलेट? मोबाइल वॉलेट के बारे में कौन सी जानकारी इनकरेक्ट है? मोबाइल वॉलेट का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है डियर? अगर आप यूज करते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे यूज करते होंगे पेटीएम वॉलेट या फोन पे वॉलेट, तो वो बेसिकली क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या है कि यार आप ना फिजिकल वॉलेट यूज ना करें, आप ना मोबाइल वॉलेट यूज कर लें। बट सर उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? मोबाइल वॉलेट के साथ आपका ना बैंक अकाउंट लिंक होता है, आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है। मींस मोबाइल वॉलेट में जो भी पैसे आए वो आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। आपको मोबाइल वॉलेट से कोई भी पेमेंट करना है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा जो है वो मतलब डेबिट हो जाएगा। और हाँ, मोबाइल वॉलेट में डियर फ्रेंड्स 2 चीजें होती है। एक तो होता है बैंक अकाउंट का मतलब ट्रांजेक्शन, और एक होता है अप टू सर्टन सम जो कि मोबाइल वॉलेट से डायरेक्टली डील कर सकता है, शायद वो 5,000 रुपए तक का होता है। उसके लिए आप चाहें तो बैंक अकाउंट से लिंक उसको ना भी करें, आप 5,000 रुपए तक का जो अमाउंट है वो आप हम कह सकते हैं कि मतलब मोबाइल वॉलेट से डायरेक्टली भी डील कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट को यूज करते समय आपको अपना एटीएम या फिर डेबिट कार्ड यूज नहीं करना होता। डेबिट कार्ड यूज नहीं करना होता मतलब ये हुआ कि मोबाइल वॉलेट आपके और आपके बैंक अकाउंट का डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बीच में आपका एटीएम कार्ड इंटरमीडियरी की तरह से काम नहीं करता है, डेबिट कार्ड का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अच्छा तो मेरे साथ साथ देखेंगे। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मोबाइल वॉलेट को यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आपको ना एक पिन हम कह सकते हैं कि मतलब सेटअप करना पड़ता है, जिसको आप एम पिन कह सकते हैं, मोबाइल वॉलेट पिन कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो मेरे साथ साथ देखेंगे। इन्होंने कहा कि मोबाइल वॉलेट के बारे में कौन सी जानकारी गलत है? डिजिटल वर्जन ऑफ फिजिकल वॉलेट कह सकते हैं सर। 4 डिजिट पिन और CVV नंबर ऑफ डेबिट कार्ड इज रिक्वायर्ड। अच्छा, 4 डिजिट पिन तो सही है, पर साहब ये CVV नंबर ऑफ डेबिट कार्ड ये सही नहीं है। CVV नंबर ऑफ डेबिट कार्ड सही नहीं है। हाँ, आप चाहें तो पिन को वही आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं जो कि आपके डेबिट कार्ड का CVV नंबर हो। आप चाहें तो वो अपना पिन रख सकते हैं, ऑप्शनल है, बट मैंडेटरी नहीं है कि आपका मोबाइल पिन का कोड जो होगा, पासवर्ड जो होगा, जो मतलब पिन होगा वो आपके डेबिट कार्ड का CVV होगा। दिस इज नॉट एसेंशियल। तो ये स्टेटमेंट अभी हम होल्ड करते हैं। मोबाइल ऐप इज रिक्वायर्ड टू बी डाउनलोडेड, बिल्कुल सही बात है। स्टोर अकाउंट्स, हाँ, स्टोर्स बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज इन एनकोडेड फॉर्मेट, ये बात भी सही है। क्योंकि डियर मोबाइल वॉलेट क्या होता है, आपको आपके बैंक से लिंक कर देता है। मींस मोबाइल वॉलेट में कहीं ना कहीं आपके बैंक की तो जानकारी होती है, बैंक अकाउंट की जानकारी होती है, और अगर वो बैंक अकाउंट की जानकारी स्टोर कर रहा है तो क्या उसको वो प्लेन टेक्स्ट में रिकॉर्ड करेगा या इनक्रिप्टेड वर्जन में रिकॉर्ड करेगा? सर इनक्रिप्टेड में, मींस एनकोडेड फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेगा। तो ये बात भी सही है। तो कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आधी बात तो सही है, मींस 4 डिजिट पिन चाहिए होता है, बट साहब वो जो मतलब पिन है वो आपके मतलब डेबिट कार्ड का CVV होगा, ये एसेंशियल नहीं है। तो आप तो हमारा स्टेटमेंट नंबर बी गलत है। ठीक है, अच्छा आगे आता है। Mr. Ashok renewed his subscription plan on Kids at Home and opted to pay for the plan through internet banking। अच्छा, तो इन्होंने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने प्लान को रिन्यू किया। He was navigated to the CBS platform of the bank to proceed with the payment. Which of the following servers would be accessed to authenticate his internet banking password before payment is sent? ध्यान दीजिएगा डियर, authenticate CBS वर्किंग एनवायरनमेंट में ना 2 सर्वर्स यूज होते हैं इंटरनेट बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में। एक होता है इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर जो कि इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स की इंफॉर्मेशन और पासवर्ड को स्टोर करता है। दूसरा होता है इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर जो कि ऑथेंटिकेशन का काम करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को फॉर्मेशन करने में इंस्टीट्यूट से थोड़ी सी गलती होगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर
अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर वुड बी एक्सेस टू ऑथेंटिकेट इज इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। तो साहब ऑथेंटिकेशन का काम करता है इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर, बट स्टोरेज का काम करता है इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। बट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आंसर दे दिया इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर। तो हाँ, कभी कभी गलती हो जाती है, बट एग्जाम में से गलती नहीं होगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर 5 रीड कराऊं तो ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर स्टोर्स दी यूजर नेम एंड पासवर्ड, मतलब ये स्टोरेज का काम करता है। और अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन मतलब सर्वर की बात करूं तो ये क्या करता है, देखेंगे, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस द मेथड बाय विच द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर्स आर कंपेयर्ड विद द ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा इन द डेटा सर्वर, मतलब ऑथेंटिकेशन का काम करता है। एनी हाउ, जल्दी से आगे आते हैं। अच्छा, फ्रॉम द वाइड एरिया ऑफ कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड इन एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, लेट्स से कि आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लेट्स से टैली, तो इस मतलब टैली सॉफ्टवेयर में क्या कुछ कंट्रोल्स होने चाहिए? हाँ सर, टैली सॉफ्टवेयर में जो कंट्रोल होगा वो कहलाएगा एप्लीकेशन कंट्रोल। सर इसमें कैसा कैसा कंट्रोल होना चाहिए? क्या टैली सॉफ्टवेयर में एरर रिपोर्टिंग का कंट्रोल होना चाहिए? अगर मान लीजिए टैली सॉफ्टवेयर को यूज करते करते कोई एरर आ गया जिसकी वजह से मान लीजिए कि हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया या हैंग हो गया, क्या ये एरर रिपोर्ट होना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा अपडेट आए जिससे कि ये इस एरर को रिमूव किया जा सके? हाँ सर। अच्छा, दूसरा, क्या इसमें ट्रांजैक्शन लॉगिंग की मतलब कैपेबिलिटी होनी चाहिए? हाँ सर, अगर आप ऑडिट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शंस की लॉगिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। क्या इसमें एक्सेप्शन रिपोर्टिंग होना चाहिए? एक्सेप्शन रिपोर्टिंग बोले तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा अमाउंट है जो कि मतलब यूजुअल है, क्या उसकी रिपोर्टिंग वगैरह की भी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए? हाँ सर, ये भी होनी चाहिए। पर अभी आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो मान लीजिए मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं, आप चाहते हैं कि वो मतलब टैली सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू कर दें, तो क्या इसमें टैली सॉफ्टवेयर कोई रोल प्ले कर सकता है या ये मैनेजमेंट को करना पड़ेगा? सर ये मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। मतलब युवा साहब, ये जो चेंज मैनेजमेंट का काम है, ये जो चेंज मैनेजमेंट है, इसमें टैली सॉफ्टवेयर का कोई रोल नहीं है। ये काम किसका है? मैनेजमेंट का है। इसलिए हम चेंज मैनेजमेंट को क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे ओवरऑल कंट्रोल्स या फिर जनरल कंट्रोल्स। और बाकी ये तीन क्या है? हमारे एप्लीकेशन कंट्रोल, क्योंकि ये एप्लीकेशन लेवल के टास्क हैं जो कि एप्लीकेशन को मतलब हैंडल करने पड़ते हैं। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी, चेंज मैनेजमेंट। ठीक है साहब। अच्छा, आगे आते हैं। द टीम मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिमांड्स फॉर वीकली एमआईएस रिपोर्ट फ्रॉम इट्स मैनेजर। ठीक बात है साहब, तो ये इनको वीकली एमआईएस रिपोर्ट चाहिए, अच्छी बात है। फॉर देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस ट्रेंड एंड डिसीजन मेकिंग, एनी सच रिपोर्ट शैल हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एमआईएस रिपोर्ट नीड टू बी स्पेसिफिक टू द बिजनेस एरिया दे एड्रेस, मतलब ये साहब की जिस बिजनेस की बात करें उसी बिजनेस का रेलिवेंट होना चाहिए, मींस रेलिवेंट। एमआईएस रिपोर्ट शैल डिस्प्ले करेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब एक्यूरेट। एमआईएस रिपोर्ट शैल बी इजी टू बी फॉलोड, मतलब स्ट्रक्चर्ड। अच्छा, तो इन्होंने कहा स्ट्रक्चर्ड क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा 3, मतलब 3 का ऑप्शन हो गया ए। तो 3 का ए कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? 3 का ए हमारे पास 2 बनता है साहब। रेलेवेंट, तो रेलेवेंट में बनता है 1, अच्छा 1 का बी, तो 1 का बी, तो 1 का बी है क्या कोई? अच्छा, तो 1 का बी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी। ध्यान दीजिएगा, तो फिर इट वाज एन इजी क्वेश्चन। अच्छा, आगे आते हैं। फ्रॉम इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इज स्टोर्ड समवेयर इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मंथली बिल, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट प्रमोशन यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। अच्छा, तो साहब ये डेटा वेयर हाउस में होगा, डेटा माइनिंग में होगा या फिर डेटाबेस में होगा? ध्यान दीजिएगा डिफरेंस 3 चीजें होती हैं। एक होता है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? जो हमारा करंट या फिर रियल टाइम डेटा स्टोर करता है। डेटाबेस में बहुत सारी बहुत ज्यादा मतलब कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए डेटाबेस का जो डेटा है ना वो डेटा वेयर हाउस में जाता रहता है। डेटा वेयर हाउस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेटाबेस, बट ये हिस्टोरिक डेटा स्टोर करता है। अच्छा, तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जो हमारा करंट या फिर रियल टाइम डेटा होता है जो कि हमारे कस्टमर से, सप्लायर से, बायर से, अलग अलग पार्टी से आ रहा होता है, वो स्टोर होता है डेटाबेस में। डेटाबेस चूंकि अनलिमिटेड स्टोरेज अपने पास नहीं रखता, अगर आप उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर करेंगे तो ये स्लो हो जाएगा, इसलिए हमें पीरियोडिकली डेटा जो है वो मतलब डेटाबेस से किसी दूसरे डेटाबेस में डंप या फिर ट्रांसफर करना पड़ता है जो हिस्टोरिक डेटा स्टोर कर सके। इसको हम नाम देते हैं डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस कैसा डेटा स्टोर करता है? हिस्टोरिक डेटा। सर हिस्टोरिक डेटा स्टोर करने का पर्पस क्या है? उड़ा दो, हटा दो? नहीं सर, 2 बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होता है। पहला, अगर आपके पास डियर हिस्टोरिक डेटा है, अगर आपके पास हिस्टोरिक डेटा है तो आप ना जनरल ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। जनरल ट्रेंड एनालिसिस बोले तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हिस्टोरिक
मतलब डेटा है कि हमारे हर महीने का सेल्स रेवेन्यू कितना आ रहा है। तो लेट्स से कि अगर मुझे ये पता चलता है कि यार पिछले 12 महीने से मेरा सेल्स रेवेन्यू डाउन जा रहा है, पिछले 12 महीने से मेरा सेल्स रेवेन्यू डाउन जा रहा है, पिछले 12 महीने की सेल कहां पे मेरे पास स्टोर होगी? डेटा वेयर हाउस में, डेटाबेस में नहीं, डेटाबेस में मेरे पास रनिंग मंथ की सेल रिकॉर्ड होगी, पर पिछले 12 महीने की सेल मेरे पास कहां स्टोर होगी? डेटा वेयर हाउस में। तो अब जैसे मुझे पता चला कि सर जी डेटा वेयर हाउस में जो पिछले 12 महीने की सेल है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ना सेल्स प्रमोशन लेकर आऊंगा, मैं ना प्रोडक्ट प्रमोशन टूल्स लेकर आ जाऊंगा, मैं ना कैशबैक ऑफर वगैरह लेकर आ जाऊंगा। ठीक बात है। अच्छा डियर फ्रेंड्स, बहुत बार ना आपके मतलब डेटा में ना ट्रेंड होता है, बट वो ट्रेंड ना इजिली आइडेंटिफिएबल नहीं होता। तो उसके लिए आपको ना कुछ विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं, जो कहलाता है डेटा माइनिंग, जो कहलाता है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग ना आपको हिडन ट्रेंड वगैरह आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो हमने क्या कहा कि जो डेटा हम डेटा वेयरहाउस में स्टोर करते हैं, उस डेटा में अगर कोई हिडन ट्रेंड वगैरह है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू डेटा माइनिंग। तो सर आपने हिडन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका क्या करोगे? उसको डियर फ्रेंड्स आइडेंटिफाई करके हम उसके अकॉर्डिंग नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज मार्केट में लेकर आ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, रिलायंस जियो के आने के बाद टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के हालात थोड़े से बदल गए। इसके पहले की हम बात करें तो डियर आपको जान के हैरानी होगी, जो बच्चे नए नए हैं, 1 रुपए का एक लोकल एसएमएस जाता था और 2 रुपए का एक, हम कह सकते हैं कि एक शहर से अगले शहर का एसएमएस जाता था, 2 रुपए का एक एसएमएस जाता था। तो वोडाफोन जैसी कंपनी उस समय भारत में नई नई आई थी, 3-4 साल उसको आए हुए थे। उन्होंने ना एसएमएस प्लान, उन्होंने एसएमएस पैक लॉन्च किया। ध्यान दीजिएगा, एसएमएस पैक क्या था? 5 रुपए में 35 लोकल एसएमएस, 5 रुपए में 35 लोकल एसएमएस, 5 रुपए या 15 रुपए, यार मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। तो उन्होंने ऐसा क्यों लॉन्च किया? क्योंकि उनको पता था कि भारत देश में यंग लोग बहुत हैं, ठीक है, वो ना एसएमएस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, बट यार हर एसएमएस का 1 रुपया देना उनको थोड़ा सा पसंद नहीं आता। इसलिए उन लोगों के लिए वो एक दिन में 35 एसएमएस तक भेज सकते हैं 5 रुपए का पैक परचेज करके। तो ये उनको कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने अपना हिस्टोरिक डेटा उसका एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे उन्होंने एसएमएस पैक लॉन्च कर दिया। क्या मेरी बात समझ पाए? मतलब ट्रेंड एनालिसिस किया। ठीक बात। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में साहब, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मंथली बिल डिटेल्स, ये कहां स्टोर्ड होगा? डेटाबेस में, क्योंकि ये करंट डेटा है। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट प्रमोशन डिसीजन रिलेटेड टू सेल्स बैक, ये कैसे आपने आइडेंटिफाई किया होगा? बाय एनालाइजिंग द डेटा स्टोर्ड इन डेटा वेयरहाउस। अच्छा, ठीक बात है, क्योंकि ये आप मतलब रेडली आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। द इंफॉर्मेशन एनालाइज बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक? डेटा माइनिंग टेक्निक, टू फाइंड आउट कॉल ड्यूरेशन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एज ग्रुप फ्रॉम द एंटायर डेटा अवेलेबल। कि सर जी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग जब कॉल करते हैं तो कितना समय वो कॉल में लगाते हैं, उनके लिए हम ना नए प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको एसएमएस पैक के बारे में बताया, वोडाफोन ने उस समय ना कॉल पैक्स भी लॉन्च किए हुए थे कि आप शायद 10 रुपए में ना 100 मिनट बात कर सकते हैं। ठीक बात है। तो डियर ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि आपने ना अपने हिस्टोरिक डेटा का एनालिसिस किया, कैसे? डेटा माइनिंग टूल्स थे से। तो यहां पे आप क्या यूज करेंगे? डेटा माइनिंग। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डेटाबेस। पहले में डेटाबेस आएगा, मींस डेटाबेस का हो गया 1, डेटा वेयरहाउस का हो गया 2, कुछ ऐसा है। ए का अच्छा 1 का सी, यार ये 1 का सी 2 बनते हैं ना, तो 2 का ए, 2 का ए है ना, अच्छा 2 का ए, 1 का सी 2 का है। तो यार ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ये बन रहा है, शायद 8 का आंसर हो गया सी। अच्छा आगे आते हैं, इन इंडिया वेरियस कमर्शियल लॉस गवर्न। डियर फ्रेंड्स, कमर्शियल लॉस आपको पता है, हम कह सकते हैं कि एनआई एक्ट के अलावा सारे के सारे कमर्शियल लॉज है, मींस दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अलावा सारे के सारे कमर्शियल लॉज हैं जो कि हमारे ई कॉमर्स को गवर्न करते हैं, ई कॉमर्स में डियर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डायरेक्टली एज सच रेलेवेंट तो होता है, क्योंकि ई कॉमर्स में आप ना फिजिकल वर्जन ऑफ चेक यूज नहीं करते, आप क्या यूज करते हैं? डिजिटल वर्जन ऑफ चेक, बट इट इज नॉट अ कमर्शियल लॉ जो कि गवर्न करता है। आगे आते हैं, इन द कोर बैंकिंग means environment, which of the following is not a task of back office operations under bank treasury operation? Dear friends, बैंक ट्रेजरी ऑपरेशन में 3 लेवल्स होते हैं, फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस का काम होता है क्लाइंट से डायरेक्टली डील करना, मींस मिडिल ऑफिस जो होता है वो फ्रंट ऑफिस के बीच में और बैक ऑफिस के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, और बैक ऑफिस का काम होता है 3 मेन काम होते हैं। एक होता है रिकंसिलिएशन, एक होता है वेरिफिकेशन और एक होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, क्योंकि साहब सारे के सारे हेर फेर होने की संभावना ना मतलब बैक ऑफिस में होती है। तो क्वेश्चन है यार इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टास्क ऑफ बैक ऑफिस ऑपरेशन? तो रिकंसिलिएशन बैक ऑफिस करता है,
वेरिफिकेशन करता है और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करता है, मॉनिटरिंग ऑफ काउंटर पार्टी डीलर एंड मार्केट रिलेटेड लिमिट। ये काम बैक ऑफिस का नहीं होता, ये काम होता है इधर ऑफ द फ्रंट ऑफिस और द मिडिल ऑफिस, और ज्यादातर ये काम कौन कर रहा होता है, मिडिल ऑफिस कर रहा होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। अच्छा, तो जल्दी से आगे आते हैं हम अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एमसीक्यूज पे। ध्यान दीजिएगा, हाईटेक कॉर्पोरेशन हैज बीन अ पायनियर इन डेवलपिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड कोर टेक्नोलॉजीज दैट हैव प्लेड अ वाइटल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। द कंपनीज एक्सपर्टीज इन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मतलब एलसीडी and digital technologies has helped it a lot from offer one of the most comprehensive and advanced lines of consumer electronics, information products and electronic components, while also creating new network businesses. However, it has not always been a leader in the industry. मतलब ये बात आप क्या, आज के समय तो हम बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आ रहे हैं, हमने बहुत सारी इंडस्ट्री ओपन करवा दी सर, हमने बहुत सारी इंडस्ट्री ओपन करवा दी। कोई एग्जांपल, जैसे डियर एप्पल कंपनी ने बहुत सारी इंडस्ट्री ओपन करवा दी। किसी जमाने में नोकिया ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओपन करवा दी थी, किसी जमाने में गूगल ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओपन करवा दी थी। इसी तरीके से हाईटेक कॉर्पोरेशन ने भी बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज ओपन करवा दी थ्रू इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस फॉर द मार्केट। ठीक बात है, बट ये कह रहे हैं डियर कि आज जो हरियाली है हर समय ऐसा नहीं था। However, it has not always been a leader in the industry। कि सर जी हर समय हम इंडस्ट्री में लीडर थे, ऐसा नहीं था। मीन्स पहले हमारे हालात बहुत खराब थे। तो पहले हालात क्या थे हम देखते हैं। हाईटेक कॉर्पोरेशन हैज ट्रेवल्ड अ लॉन्ग वे, अच्छा, फ्रॉम एन असेंबलर ऑफ टेलीविजन टू अ लीडिंग टीवी मैन्युफैक्चरर। हम पहले टीवी सिर्फ और सिर्फ असेंबल करते थे और आज हम टीवी को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। इन द अर्ली डेज मतलब पहले Hi-Tech was making a low quality, low priced television and was overshadowed by big player like LG, Sony and Samsung। मतलब पहले सर जी हम ना लो प्राइस और लो क्वालिटी टीवी बनाते थे। ध्यान दीजिएगा, लो प्राइस एंड लो क्वालिटी टीवी। सर लो प्राइस का मतलब तो कॉस्ट लीडरशिप है? नहीं डियर, लो प्राइस लो क्वालिटी टीवी मतलब क्या हुआ कि ये कहां थे, लोअर एंड टेक्नोलॉजी फॉलोअर में। ध्यान दीजिए डियर, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब आपके खर्चे कम होते हैं बट क्वालिटी आपकी सबस्टैंडर्ड हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, आप नए फीचर्स वहां पे ऑफर नहीं करते बट क्वालिटी जो नॉर्मल होती है वो आपकी क्वालिटी रहती है। हाँ, आपकी कॉस्ट कम होती है इंडस्ट्री के मुकाबले, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपकी कॉस्ट कम होती है, बट इट डज नॉट मीन कि आपकी जो क्वालिटी है सब वही खराब होगी। ठीक बात है। अच्छा, it was a technology follower in the beginning and was using secondary technology, means lower end technology follower। ठीक बात है, which resulted in a low brand image कि साहब आपके प्रोडक्ट की ना तो कोई क्वालिटी थी ना उसमें कोई मतलब रिलायबिलिटी थी। जैसे किसी जमाने में चाइनीज स्मार्टफोन के लिए कहा जाता था कि मतलब चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। ठीक है साहब, कि अगर आप कि ऐसे फोन है कि इसको आप चांद पे लेके जा सकते हो बट अगर खराब होना होगा तो शाम को ही खराब हो जाए, तो ऐसे भी हालात थे। तो आपका भी इमेज कुछ मतलब उसी तरीके का था। ठीक है। अच्छा, द कंपनी वेंट थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर जोइस, यार अजीब सा नाम है ये, who focused on R&D and innovation to enhance its market reputation and market coverage and reputation। अच्छा, तो कंपनी ने सर जी मिस्टर जॉय के अंडर जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर फील किया और मिस्टर जॉय ने R&D पे और इनोवेशन पे फोकस किया ताकि हाईटेक की मार्केट रेपुटेशन और मार्केट मतलब कवरेज को एनहांस किया जाए, बढ़ाया जा सके। ठीक है। अच्छा, Hi-Tech's innovation in LCD technology and developing products featuring LCD made it the world's largest manufacturer of LCD TV। के साहब हमने ना इनोवेशन इतना कर लिया कि हम दुनिया के सबसे बड़े LCD TV मैन्युफैक्चरर बन गए। The company's success has been attributed to its focus on innovation, which is a critical factor in sustaining its position as a leader in the industry। कि साहब हमने सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन पर फोकस किया जिसकी वजह से आज हम इंडस्ट्री में लीडर हैं। डियर, किसी जमाने में टीवी अगर आप घर पे खरीद के लाते थे तो उसके लिए आपको अलग से एक पूरा का पूरा डेस्क वहां पे देना पड़ता था क्योंकि इतना वो मतलब हैवी होता था टीवी। आज के समय टीवी को आप अपने वॉल पे हैंग कर सकते हैं लाइक अ पिक्चर, लाइक अ फोटो फ्रेम, आप टीवी को वॉल पे हैंग कर देते हैं साहब। और किसी जमाने में अच्छा खासा बल्क आपका जो है साहब वो आपके रूम का टीवी स्पेस ऑक्यूपाई करता था और 2-3 लोगों को पकड़ना पड़ता था वो वाला टीवी। आज के टाइम एक आदमी जो है साहब वो मतलब 3-4 उस तरीके के हम कह सकते हैं कि मतलब टीवी लेके जा सकता है। ठीक बात है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ इनोवेशन, बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस इनोवेशन। ठीक है। अच्छा,
तो हमने कहा ये सारी बातें हो गई। However, the global economic downturn has affected high tech, and industry has realized that only innovation in terms of quality, cost and competitive strength can help a company survive. कि सर जी भले आज हम नंबर 1 हैं, बट अगर आज हम इनोवेशन नहीं करते तो कोई दूसरा पर्सन हमें आउट परफॉर्म करके हमसे आगे निकल जाएगा। और अगर हम मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें इनोवेशन करते रहना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी में, अपने कॉस्ट में, अपने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहना पड़ेगा। अच्छा, high tech is facing challenges from ever changing competitive scenario with global competitor striving to dethrone, मतलब हाई टेक को हटा दो और नंबर 1 हम बनेंगे नंबर 1। एंड द एंट्री ऑफ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम एशिया। आपको पता है साहब, एशिया में 2 देश बहुत ज्यादा फेमस हुए, एक का नाम है कोरिया, दूसरे का नाम है क्या नाम है कि चाइना। अच्छा, the emergence of newer display technologies with superior quality at a lower price has posed one of the biggest challenges for high tech। मतलब ये हुआ कि साहब फ्यूचर में हमारे लिए बहुत सारे रिस्क है। While high tech has taken the first mover advantage, it is facing competition from the late entrant। कि साहब ऐसी कंपनी जो कि बाद में आई हैं, उनकी क्वालिटी, उनके कॉस्ट, उनकी हम कह सकते हैं कि फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट वो हमसे ज़्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं और वो हमारे लिए चैलेंज बनती जा रही हैं। ऑल्दो कि हम फर्स्ट मूवर थे, इसकी वजह से हर किसी को हमारा नाम पता है, बट साहब जो लोग बाद में एंटर हुए हैं वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। साहब किसी जमाने में डियर सबसे बड़ा मतलब टीवी का ब्रांड हुआ करता था सोनोडाइन। आप में से जिससे ज्यादातर बच्चों ने डियर नाम ही नहीं सुना होगा सोनोडाइन का। सोनोडाइन वॉज अ जापानीज ब्रांड ऑफ दैट टाइम। ठीक बात है, आज के समय साहब सोनोडाइन को कोई जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोनोडाइन के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो था, बट आज के समय जो वो लेट एंट्रेंट इतने ज्यादा बहुत अग्रेसिव तरीके से मार्केट में आ रहे हैं कि आज के समय लेट एंट्रेंट ने ज्यादा बेहतर तरीके से अपना मार्केट जो है वो उसकी पहचान बना ली। अच्छा, based on the above case scenario, answer the multiple choice questions which are as follows. Can high tech initial position in the industry be classified as cost leadership strategy? इनिशियल पोजीशन इनकी क्या थी कि ये लो कॉस्ट लो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते थे। तो क्या ये कॉस्ट लीडरशिप है? नहीं सर। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि आपकी क्वालिटी मतलब घटिया हो, नहीं। अगर आपकी क्वालिटी घटिया होगी तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी, ध्यान दीजिएगा, हम कोई बहुत हाई क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, एक स्टैंडर्ड क्वालिटी एक रीजनेबल प्राइस पे ऑफर करना। इनिशियल पोजीशन नॉट अ कॉस्ट लीडर बिकॉज कॉस्ट लीडर नॉट नेसेसरी। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए। अच्छा, आगे आते हैं। मिस्टर जॉयस फोकस्ड रिजल्ट फ्रॉम मूविंग टू एन इनोवेटिव कंपनी वेयर। मिस्टर जॉय ने क्यों R&D और इनोवेशन पे फोकस किया? क्योंकि ये कंपनी का रेपुटेशन और मतलब कवरेज बढ़ाना चाहते थे। ध्यान दीजिएगा, मिस्टर जॉयस फोकस्ड, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर जॉय हु फोकस्ड ऑन R&D एंड इनोवेशन टू एनहांस इट्स मार्केट कवरेज एंड रेपुटेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? इंक्रीज मार्केट कवरेज एंड रेपुटेशन। अच्छा, एज कंसल्टेंट हु स्टडीड इंडस्ट्री, व्हाट वुड बी योर हाईलाइटेड एरिया ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस फॉर हाईटेक? अगर आप हाईटेक इंडस्ट्री का एनालिसिस करें तो आप क्या बोलेंगे कि साहब कंपटीशन फ्रॉम लेट एंट्रेंट? हाँ सर, बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो नए नए प्लेयर्स हैं वो बाद में आ रहे हैं, बट उनकी क्वालिटी, उनके प्राइसेस हमसे ज्यादा बेहतर हैं, तो वो बहुत तेजी से नाम बना रहे हैं। इमर्जेंस ऑफ न्यूअर डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज, ये भी आपके केस स्टडी में दिया हुआ था कि वो भी हमारे लिए थ्रेट है। और ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न भी हमारे लिए थ्रेट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, द ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न हैज अफेक्टेड द हाईटेक इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री हैज रियलाइज्ड। उसका मतलब ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे लिए सही है। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रॉम द केस अबव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द मोस्ट क्रूशियल लर्निंग फॉर द कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल परस्पेक्टिव? मतलब ये हुआ कि साहब अगर आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो मेरे साथ साथ देखेंगे, इनोवेशन इज की टू सक्सेस, नो डाउट। चेंजेस इन मैनेजमेंट लीड टू रिक्वायर्ड ग्रोथ, ये नेसेसरली हम ऐसा नहीं कह सकते कि यार मैनेजमेंट को चेंज कर दो ग्रोथ आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। कभी कभी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ही कंपनी में ग्रोथ लेकर आ जाती है, कभी कभी आप 10 लोगों को चेंज करके 11वां मैनेजर लेकर आ जाओ, पता चला कंपनी आपकी बैठ गई। तो ये कहना एसेंशियल नहीं है। अच्छा, continuous innovation is essential to stay ahead of competition. Industry analysis should be first as well as the last step. नहीं साहब, ये क्या बात हुई? ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, ए और सी, कि इनोवेशन इज अ की टू सक्सेस, और दूसरा कंटिन्यूस इनोवेशन इज एसेंशियल टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। ध्यान दीजिएगा,
इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। बट यार एक बार आपने इनोवेशन करके सक्सेस अचीव कर ली और आपने इनोवेशन करना छोड़ दिया तो क्या होगा, नए लोग आपसे ज्यादा इनोवेशन करके आपको बीट कर जाएंगे मार्केट में। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप मार्केट में अगर आप ऑलवेज अहेड ऑफ द कंपटीशन रहना चाहते हैं तो आपको कॉन्टिन्यूस इनोवेशन करना पड़ेगा। मींस कॉन्टिन्यूस इनोवेशन इज एसेंशियल टू स्टे ऑफ द कंपटीशन। आपने इनोवेशन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इनोवेशन करके छोड़ दिया तो आपको एक बार तो सक्सेस मिल जाएगी, बट वो सक्सेस आपकी ड्यूरेबल या सस्टेनिंग नहीं होगी, वो फेड अवे हो जाएगी। तो आपको कंटिन्यूस इनोवेशन करना पड़ेगा अगर आप अहेड ऑफ कंपटीशन रहना चाहते हैं। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। ठीक बात है। अच्छा, व्हाट इज द की सक्सेस फैक्टर इनोवेशन? हमने बार बार देखा कि यहाँ पे इस कंपनी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनोवेशन। आगे आते हैं। Abhishek is a freelancer, writes promotional material. He decided to collaborate without requiring physical presence of employees. तो सर जी फिजिकल presence हमें नहीं चाहिए, मींस हम सब कुछ वर्चुअली कर रहे हैं, मींस हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, एज अ हेड ऑफ एन MNC you have been asked to bring a radical change in your organization through BPR. BPR में डियर हमारा थ्रस्ट एरिया क्या होता है, रिडक्शन ऑफ टोटल साइकिल टाइम। टोटल साइकिल टाइम का मतलब मीनिंग क्या होता है, कस्टमर को किसी प्रोडक्ट की नीड है, जैसे ये बात हमें पता चली या जैसे ये बात हमें समझ में आई कि कस्टमर को इस प्रोडक्ट की नीड है, उस समय से लेके हम कब वो प्रोडक्ट मार्केट में लेकर जाएं जिससे कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, इन दोनों के बीच में लगने वाला समय कहलाता है टोटल साइकिल टाइम। इसको कम करना ही बीपीआर का ऑब्जेक्टिव होता है। और साहब इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। की सर जी हर वो एक्टिविटी जो वैल्यू एड नहीं करती उसको खोजो और उसको हटा दो ताकि टोटल साइकिल टाइम कम हो। यही हमारा बीपीआर का थ्रस्ट होता है। अच्छा, a company that produces and sells ethnic shoes may acquire or merge with another ethnic shoes manufacturer। तो साहब ये हॉरिजॉन्टल मर्जर हो गया। साहब कैसे क्वेश्चन आते हैं। In case of home appliances, the concept of offering additional customer services, ध्यान दीजिएगा, additional customer services and benefits to the customers can be considered as augmented marketing। augmented marketing डियर ये रिलेशनशिप मार्केटिंग भी हो सकता था, बट इंश्योर्ड बड़ा हम कह सकते हैं कि मतलब समझदार है, इसने यहाँ पे रिलेशनशिप मार्केटिंग मतलब दिया ही नहीं। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, augmented marketing। Which one of the following focuses on present business scope, who we are and what we do। आपको पता है डियर विजन क्या करता है कि हमें कहाँ जाना है, हम फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं। पर सर फ्यूचर की बात तो चलो करना अच्छी बात है, आज भी तो आपको पता होना चाहिए कि आज आप कहाँ स्टैंड करते हो, आज आपकी क्या पोजीशन है, आज आप क्या कर पा रहे हो। तो ये क्या कहलाता है, हमारा मिशन स्टेटमेंट। अच्छा, आगे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनरिक स्ट्रेटेजी। आपको पता है साहब तीन जेनरिक स्ट्रेटेजीज होते हैं, क्या क्या, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस और मतलब डिफरेंशिएशन। इनको यूज करके एक नई स्ट्रेटेजी इवॉल्व हुई जो कि माइकल पॉटर ने नहीं दी है, इनके मतलब बेसिस पे इवॉल्व हुई जो कहलाती है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, जो कि माइकल पॉटर ने तो नहीं दी बट माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे इवॉल्व हुई, विच इज कॉल्ड बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। तो हमारा जी का ऑप्शन क्या हो गया, डी। अच्छा, EIS की बात करेंगे तो ABC लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी दैट कंडक्ट्स द स्टडीज ऑन डिजीजेस, रिसर्च, इन्वेंट एंड मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग्स मेडिसिन। कि साहब हम ना नए नए ड्रग्स और मेडिसिन जो है वो मार्केट में लेकर आते हैं और हम ना मतलब डिजीजेस के ऊपर हम ना मतलब रिसर्च क्या करते हैं, स्टडीज क्या करते हैं, इन्वेंशन क्या करते हैं। द कंपनी रिक्वायर्स मेडिकल डेटा एंड रिपोर्ट ऑफ पेशेंट फॉर रिसर्चिंग एंड डिस्कवरिंग न्यू ड्रग्स। ठीक बात है साहब कि आपको पेशेंट की मेडिकल डेटा और इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप अपने इनोवेशन को अगर आप नए नए ड्रग्स बनाना चाहते हैं तो। Under pharmaceutical manufacturing, the process of drug manufacturing comprises a series of unit operations such as milling, granulation, coating, tablet pressing and other। आपको पता है सर जी कि मतलब दवाई अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं और ये मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये कंपनी के अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट्स वगैरह किया करते होंगे। अच्छा, फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज मल्टीपल ऑपरेशंस द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट कस्टमाइज ERP। कि अब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ERP लगाएंगे ताकि मैं सारे के सारे ऑपरेशंस को ज्यादा बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके, कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है साहब। अच्छा, एंड ऑटोमेट ऑल द की फंक्शंस सच एज प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंटरी एंड मैन्युफैक्चरिंग। मींस हम ये सब कुछ ऑटोमेट करना चाहते हैं। मींस हम अपने पास ना BPA भी कर रहे हैं, मींस बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन भी करना चाहते हैं। The ERP system shall enable ABC in remotely accessing the demand, operations management, manufacturing related work in progress and tracking the final delivery of the product। आपको पता है ERP में सब कुछ इंटीग्रेट हो जाता है जिससे आप रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स सबको आप हर किसी को आप इंटीग्रेट मतलब कर देते हैं, जिसको आप इजिली मतलब ट्रैक कर सकते हैं और आप अकॉर्डिंगली आप इजिली आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है साहब। Furthermore, to speed up the drug discovery and research process, the cloud computing combined with the power of emerging technologies like artificial learning and machine intelligence
has opened up plethora of opportunities of for ABC to speed up its commercial result and save cost. Dear friends, आज के समय क्या होता है कि किसी भी ड्रग मीन्स किसी भी नई मतलब मेडिसिन को अगर आप मार्केट में लेकर कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें 5 से लेकर 7 साल तक का समय लग जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उसका ट्रायल करना पड़ता है। बट सर कोरोना का जो मतलब कोरोना की जो मतलब वैक्सीन थी वो तो 1.5-2 साल में मार्केट में आ गई थी। आपका कहना सही है, कोरोना वैक्सीन 1.5-2 साल में मार्केट में आ गई थी, क्योंकि वहां पे साहब रेगुलेटर्स ने अलाउ किया कि यार आप ना कम ट्रायल करके भी वैक्सीन को मार्केट में लेकर आ सकते हैं। रेगुलेटर्स ने वहां पे स्पेशल उनको प्रिविलेज दी थी कि यार आप ना कम ट्रायल करके भी वैक्सीन को मार्केट में लेके चले जाओ। अदरवाइज रेगुलेटर्स ये वाला इस तरीके का बहुत बार नहीं अलाउ करते और आपको 5 से 7 साल तक का समय लग जाता है किसी नए प्रकार के ड्रग को मार्केट में पेशेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस करने में। ठीक बात है। बट कंपनी को ऐसा लगता है, कंपनी कौन है हमारी, एबीसी लिमिटेड, उसको लगता है यार कि हमने ना क्लाउड यूज कर लिया, हमने ऑटोमेशन कर दिया, हम ना आर्टिफिशियल लर्निंग, हम ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह यूज कर रहे हैं, तो हम ना कम समय में नए नए ड्रग मार्केट में लेकर जा सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलेंगी। ठीक है, अच्छा देखेंगे द एबीसी लिमिटेड speculates that implementation of robust ERP system shall evolve a strategy for them in revamping its supply chain strategies to avoid any unfavorable situation in near future. This is very important कि सर जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डियर फ्रेंड्स कभी कभी ना मतलब डिमांड जो है वो अचानक से आ जाती है। अगर आप उस डिमांड को मीटअप नहीं कर पाते तो कंपनी के लिए परेशानी है। हम ना नए ERP के हेल्प से हम अपने मतलब सप्लाई चेन को हम ना ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, जिससे हमें ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलेंगी। Also, the company acknowledges the fact that in today's dynamic environment, there will always certain risk that would evolve with the ERP implementation. Therefore, it need to adapt to the different strategies to manage various risks based on their nature and criticality. साहब की अलग अलग प्रकार के रिस्क हो सकते हैं और उस रिस्क को आपको उसके हम कह सकते हैं कि मींस वो रिस्क हमें कितना ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है उसके हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बेस्ड ऑन द अबव केस सिनेरियो द एबीसी लिमिटेड हैज कॉन्टैक्टेड विद सम अदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हु इन केस ऑफ हाई डिमांड शैल हेल्प एबीसी इन स्केलिंग अप देयर मैन्युफैक्चरिंग टू मीट द हाई डिमांड्स। चूज द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय एबीसी इन दिस केस। अच्छा, ट्रांसफर द रिस्क, ट्रांसफर कब होता है जब आपने रिस्क को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। मुझे बताएं आपने मतलब मेडिसिन के प्रोडक्शन को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आपने मेडिसिन के प्रोडक्शन को किसी दूसरी कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बट साहब वो किसके ब्रांड के तहत सेल होगी, आपके ब्रांड के तहत, मतलब रिस्क अभी भी आप ही का है, मतलब वो रिस्क ट्रांसफर नहीं हुआ, रिस्क आपको बियर करना पड़ेगा। टर्मिनेट द रिस्क, क्या रिस्क यहाँ पे खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया? नहीं सर, क्योंकि रिस्क तो अभी भी है। टॉलरेट द रिस्क, आपने रिस्क को मतलब टॉलरेट किया। साहब आप रिस्क को टॉलरेट कर रहे होते यदि आपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं की होती, आपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग करके रिस्क को ट्रीट किया, डील किया उसके साथ, हम कह सकते हैं कि मतलब डील किया, तो 1 का आंसर क्या हो गया? डी। अच्छा, ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ quality management module of ERP, the ABC Limited can assure the standard quality check mode on its entire range of products. The implementation of quality management module requires following steps. याद करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ ERP, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते थे, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते थे, क्या किसी को याद है? सर सबसे पहले होता था मास्टर डेटा और स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना, फिर होता था क्वालिटी टारगेट्स को सेट करना, फिर होता था क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनाना, फिर होता था मतलब डिफाइन करना कि आप जो है वो क्वालिटी मतलब टारगेट्स को किस तरीके से मेजर करोगे। मींस इस तरीके से कुछ हम मूव करते थे। तो सबसे पहले क्या होता था, मास्टर डेटा और स्टैंडर्ड को सेट करना, फिर होता था सर जी क्या, क्वालिटी टारगेट्स को सेट करना। अच्छा, सेट क्वालिटी टारगेट्स टू बी मेट मतलब 5-1, तो मैम हमारे पास बी और सी 2 ऑप्शन हो सकते हैं। फिर होता था क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनाना। अच्छा 5-1-6, तुम्हारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? 5-1-6 मींस करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे आते हैं टू ऑडिट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल इन ERP एनवायरनमेंट ऑफ एबीसी। सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल का ऑडिट चैप्टर नंबर 3 ऑफ EIS। ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल के ऑडिट में ऑडिटर को 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है साहब, 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या? सबसे पहले कि क्या कंपनी के पास प्रॉपर इंश्योरेंस है या नहीं है, क्या कंपनी के पास प्रॉपर डिजास्टर रिकवरी प्लान इन प्लेस है या नहीं है, क्या कंपनी के पास प्रॉपर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है या नहीं है, और चौथा क्या कंपनी में सिक्योरिटी रिव्यूज सही तरीके से किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे बाय द सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, क्या सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो सिक्योरिटी रिव्यूज सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
तो ये हमारी 4 चीजें होती हैं। टू ऑडिट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल विच अच्छा एक्सेप्ट वन, इनमें से 4 में से एक सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल का पार्ट नहीं आएगा। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर ये पार्ट है। डिजास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए। ही माइट एम्प्लॉय टेस्ट डेटा, ही शैल चेक, इंश्योरेंस होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा टेस्ट डेटा जो होता है वो किसका मतलब किससे डील करता है, वो डील करता है डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल से, वो डील करता है डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल से, वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल से डील नहीं करता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। क्योंकि डियर फ्रेंड्स ईआरपी में जो मतलब डेटा होता है उसकी प्रॉपर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर हम कह सकते हैं कि मीन्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, उसके लिए ऑडिटर एम्प्लॉय करेगा टेस्ट डेटा, और ऑडिटर जो है वो इंटरव्यू करेगा टू दी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब यूजर्स वगैरह, जिसके थ्रू उसको पता चलेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से मतलब डेटा रिसोर्स को मैनेज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो टेस्ट डेटा एम्प्लॉय करना इट इज अ पार्ट ऑफ डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल ऑडिट, नॉट द ऑडिट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। The statement related to cloud computing are described below. To store data on storage service provider by service provider on pay per need basis. The failure of service completely isolated means resiliency. A single physical server partitioned मतलब physical to virtual transformation means virtualization. The ability to expand and reduce resources consumption मतलब साहब scalability. और to store data on storage devices इसको हम कह सकते हैं infrastructure as a service. इन्होंने कहा कि इसको आपको मैच करना है। डियर इस तरीके से भी एग्जाम में एमसीक्यूज आ रहे हैं जहां पे इंस्टीट्यूट आपके मल्टीपल मतलब कॉन्सेप्ट को एक सिंगल एमसीक्यू में टेस्ट कर रहा है। तो डियर आपको अकॉर्डिंगली अपने स्टडीज पे फोकस बढ़ाना पड़ेगा। आगे आते हैं। ओपीक्यू लिमिटेड हैज रेप्यूट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, majorly focusing on ideation, creation and maintenance of residential, commercial and industrial building. The company prepared a USB pen drive to store highly confidential data related to new tender of XYZ group of housing. Mr. Smith stole the USB with the purpose to access the confidential information and shared the same with the rival company. अच्छा, तो कहते हैं साहब कौन सा सेक्शन में यहाँ पे वो पनिशेबल होंगे। ध्यान दीजिएगा सेक्शन 66C किससे डील करता है, सेक्शन 66C डील करता है सर जी अगर आपने किसी का यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह अगर मतलब चोरी कर लिया। 66B डील करता है कि अगर आपने स्टोलन कंप्यूटर मतलब डिवाइसेस वगैरह आप यूज करते हैं। तो 66D डील करता है कि अगर आप चीटिंग करते हैं बाय पर्सोनेशन, मतलब आप जो है किसी और की तरीके से अपने को मतलब परटेंड करके किसी और से अगर आप मतलब डील कर रहे होते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले साहब मेरे पास ना फेसबुक में रिक्वेस्ट आई, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई मतलब डोनाल्ड ट्रम्प साहब। तो इसका मतलब क्या ट्रम्प साहब ने सही में मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी? नहीं सर, डेट वॉज बेसिकली व्हाट, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, कि कोई और ही पर्सन था जो कि मतलब डोनाल्ड ट्रम्प बन के मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा था। ठीक बात। अच्छा, सेक्शन 43 कहता है डैमेज एक्सेट्रा टू कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो मुद्दे वाली बात क्या है कि हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 66B। सर कितना टाइम लगा दिया आपने, हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 66B। अच्छा, टू अवॉइड एनी डिस्क्रिपेंसी इन कैलकुलेशन ऑफ द सैलरी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ ईच एम्प्लॉय अ कंपनी हैज इंप्लीमेंटेड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। ध्यान दीजिएगा वर्कर्स डियर महीने में कितने दिन आते हैं और कितने घंटे काम करते हैं उनके हिसाब से उनकी सैलरी की कंप्यूटेशन होती है। बहुत बार इशू बनता है कि वर्कर कहता है कि यार मैं तो ना सुबह ना मतलब 9 बजे आ गया था पर अटेंडेंस ना 1 बजे लगी, तो फिर 4 घंटे जो है मेरे वो ना एक तरह से मेरे हो सकता है कि मतलब बेकार हो गए, मतलब इश्यूज आ सकते हैं। तो हमने वो सारे के सारे इश्यूज हटा दिए और हमने ना बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि जैसे आप आओ अपना फिंगरप्रिंट दिखाओ आपका अटेंडेंस लग गया। मतलब साहब कोई डिस्प्यूट होगा ही नहीं, हमने उसे होने से रोक दिया, डिस्प्यूट होने से हमने प्रिवेंट कर दिया, मींस प्रिवेंटिव कंट्रोल। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू इंडिविजुअल विच डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन। याद करें रूल 3 ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन रूल। सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या होता है सर? होता है सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है पासवर्ड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हेल्थ कंडीशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मेडिकल हिस्ट्री, यही होता है बस। अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मेडिकल हिस्ट्री है, ईमेल पासवर्ड है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट अ सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग कैश और बैंक अकाउंट। ध्यान दीजिएगा पेमेंट वाउचर रिकॉर्ड करता है हर प्रकार का पेमेंट जो आप किसी भी पार्टी को कर रहे हैं, इधर बाय मोड ऑफ कैश और बैंक। ठीक बात है। अच्छा,
कॉन्ट्रा सर जी 4 तरीके के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। आपने बैंक में पैसा जमा किया, आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, आपने एक बैंक अकाउंट से अगले बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, आपने एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कैश मूव किया, मतलब हेड ऑफिस से ब्रांच, ब्रांच 1 से ब्रांच 2, ब्रांच 2 हेड ऑफिस। तो ये 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा रिकॉर्ड करता है। जनरल रिकॉर्ड करता है नॉन कैश नॉन बैंक ट्रांजेक्शन, जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन वगैरह वगैरह। मतलब रिसिप्ट रिकॉर्ड करता है हर प्रकार का रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन, जैसे चाहे वो कैश में हो चाहे वो अदर देन कैश मोड में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी, जनरल। ठीक है। अच्छा, ABX is a new startup that provides financial advising services consultation to its client. Being a startup, ABX does not wish to invest in procuring its own system and therefore approaches FGH, a cloud computing service provider, seeking access to few virtual machine for its seamless operation. ध्यान दीजिएगा, ये उनसे मांग रहे हैं कि यार हमें ना वर्चुअल मशीन दे दो। क्यों? ताकि हम अपना डेटा आपके पास स्टोर कर सके, मीन्स डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेस। ठीक बात है। अच्छा, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका FGH है ये इनको कोई सॉफ्टवेयर भी दे रहा है? नहीं सर, अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा तो फिर ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस नहीं है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो FGH है ये इनको कोई मतलब मीन्स हम कह सकते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह दे रहा है? नहीं सर, मीन्स ये नेटवर्क एज अ सर्विस भी नहीं है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि FGH जो इनको क्लाउड सर्विस दे रहा है जिसके थ्रू ABX जो है वो अपने एप्स वगैरह बना के क्लाइंट को इशू कर सकता है? नहीं सर, मीन्स ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी नहीं। तो सर ये है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? कंप्यूटिंग वगैरह मिलता है, स्टोरेज मिलता है वगैरह बस। अच्छा, Mr. Amit applied for a loan of ₹50 lakh from ABC Cooperative Bank for construction of his house by mortgaging his land near National Highway 24. चले, आफ्टर 2 months he applied for the bank for additional amount. तो साहब आपने जो इनिशियल लोन लिया था that was called होम लोन, और आपने जो एक्स्ट्रा लोन लिया in addition to that initial loan that is called टॉप अप लोन। तो ये जो 5 लाख रुपए का लोन क्या बन गया? टॉप अप लोन। ठीक है, आगे आते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जल्दी से। ABC Limited and Cheetah Limited. Cheetah Limited are two companies that are in the business of manufacturing electronic scooters. Sale of ABC Limited are rising while sale of Cheetah Limited have been falling. अच्छा, कहते साहब ABC Limited की जो सेल है वो तो बढ़ रही है, बट Cheetah Limited की जो सेल है ना वो कम होती जा रही है। During the last 5 years, the market share of Cheetah Limited have reduced from second to fifth position। क्या पिछले 5 साल में ना हम ना सेकंड से लेके फिफ्थ मतलब पोजीशन में आ गए। मिस्टर रमेश वाज अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ चीता लिमिटेड लास्ट ईयर व्हेन द कंपनी वाज अनेबल टू मेक अ मार्कअप फॉर इटसेल्फ इन द इंडस्ट्री। मतलब ये हुआ कि साहब हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई कि इंडस्ट्री में ना हम मीन्स इंडस्ट्री में हमारा कोई महत्व नहीं बचा, इंडस्ट्री में हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बची। तो हमने मिस्टर रमेश को अपना CEO बनाया, हमारी कंपनी का मतलब मीन्स चीता लिमिटेड का CEO बना दिया मिस्टर रमेश को। ठीक है साहब, एज एन इमीडिएट करेक्टिव मेजर, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर रमेश डिसाइडेड टू इवेल्युएट द सक्सेसफुल स्टैंडर्ड ऑफ ABC। अच्छा, ABC इनका कौन है? कॉम्पिटिटर है। तो मिस्टर रमेश ने देखा कि यार ABC ऐसा क्या कर रही है जो हम नहीं कर पा रहे, मीन्स मिस्टर रमेश ABC से सीखना चाह रहे हैं, मीन्स बेंचमार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड सेट देम एज देयर यार्डस्टिक, मतलब बेंचमार्किंग। With the help of standards, he intended to compare, measure and judge the performance। उन्होंने ABC के परफॉर्मेंस के थ्रू अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर किया और देखा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, मीन्स उन्होंने ABC को अपना बेंचमार्क मान लिया। Further, he introduced a company-wide competition for the best innovation। अच्छा, तो इन्होंने साहब अपने पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ना इनोवेशन को प्रमोट किया, मीन्स इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि आप इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएं और आपके इनोवेटिव आइडियाज के को हम ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेंगे। अच्छा, he has been influential in bringing about a culture of openness and inspiration among the employees। मतलब ये किस प्रकार के लीडर हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल, जो कि एम्प्लॉयज को इनकरेज कर रहे हैं यार कि एम्प्लॉय तुम ना कुछ और अच्छे आइडियाज लेकर आओ, तुम और अच्छे से काम करो, तुम जो है वो हम कह सकते हैं कि कंपनी के ग्रोथ में ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, अच्छा, Under his direction, one of the employees came with the idea of inbuilt GPS system in the electronic scooter। के सर जी आपने एक ऐसा स्कूटर बनाया जिसमें ना GPS इनबिल्ट हो। ठीक है, दूसरा, another employee gave the idea of mobile charging point in the scooter with the pocket to hold the mobile handset। की सर जी आजकल के ना मतलब समय में स्कूटर में हमें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ सकता है, तो आप ना एक ऐसा काम करो कि आप ना स्कूटर में ना फोन को चार्ज करने का भी सिस्टम लगा दो, ताकि आप जो स्कूटर चला रहे हैं तो आपको फोन भी चार्ज हो जाए। तो इनके एम्प्लॉयज ने इनको ये आइडियाज दिए कि यार आप ना स्कूटर में ये चीजें करनी शुरू कर दो। अच्छा,
द न्यू मॉडल कॉल्ड रफ्तार। तो इन्होंने ना ये सारे के सारे इनोवेटिव फीचर्स लाके एक नया स्कूटर का मॉडल बनाया जिसका नाम रख दिया रफ्तार। तो एक नया स्कूटर का मॉडल बनाया विच इज नोन एज रफ्तार, लोडेड विद न्यू फीचर्स, वाज लॉन्च्ड विद द स्लोगन रीच राइट प्लेस इन राइट टाइम एंड स्टे कनेक्टेड। कि सर जी सही समय पे सही जगह पहुंचो और अपने लोगों से भी कनेक्टेड रहो। तो इन्होंने एक नया स्कूटर मॉडल मार्केट में लॉन्च कर दिया विच इज नोन एज रफ्तार। ठीक है, अच्छा। मिस्टर रमेश लीडरशिप टर्न अराउंड द कंपनी टू बी अ लीडर इन इनोवेशन। के साथ जो कंपनी जो है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी, मिस्टर मतलब रमेश ने उस कंपनी को टर्न अराउंड कर दिया और उस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आनी शुरू हो गई। चीता लिमिटेड इंग्लिश to innovate mobility solutions with passion to enhance quality of life. The shape of scooter was made attractive. हमने एक attractive scooter बनाया. It was available in many colors. The price of the scooter was higher than other electronic scooters in the market. ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने स्कूटर बनाया साहब, इसके प्राइसेस ना बाकी स्कूटर से ज्यादा थे और इसमें हमने ना नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए। मतलब हमने कौन सी स्ट्रेटेजी अपना ली? डिफरेंशिएशन। अच्छा, रफ्तार वॉज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द यंग पॉपुलेशन। मतलब बहुत सारा मीन्स बहुत सारे लोगों ने जो है वो रफ्तार को हम कह सकते हैं कि मतलब पसंद किया। मीन्स वाइडली एक्सेप्टेड बाय यंग पॉपुलेशन मतलब मीन्स फोकस्ड या फिर ब्रॉड डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम एक वाइड रेंज ऑफ मार्केट के लिए ये प्रोडक्ट लेकर आए। ठीक है, अच्छा। What is the strategic tool adopted by Cheetah as an immediate corrective measure? मिस्टर रमेश जैसे मतलब चीता के सीईओ बने, इमीडिएट मेजर उन्होंने क्या लिया? उन्होंने लिया कि एबीसी लिमिटेड ऐसा क्या कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे, मीन्स बेंचमार्किंग। तो पहला इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? बेंचमार्किंग। विच लीडरशिप स्टाइल हैज बीन अडॉप्टेड बाय मिस्टर रमेश। सर ट्रांसफॉर्मेशनल, और ये कब हम कह सकते हैं कि मतलब यूजफुल होता है? ट्रबुलेंट एनवायरमेंट। मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ये तो इजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग माइकल पॉटर जेनरिक स्ट्रेटेजी हैज बीन फॉलोड इन लॉन्चिंग रफ्तार। सर जी आपने जो स्कूटर लॉन्च किया रफ्तार, उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की? उसमें आपने इनोवेटिव फीचर्स दिए, उसका प्राइस आपने हायर रखा, बट ये एक ब्रॉड मार्केट के लिए था। तो ये सब कुछ कहाँ, तो ये सब कुछ क्या आपको किस तरफ लेके जा रहा है? डिफरेंशिएशन। बट क्या फोकस्ड? नहीं सर, ब्रॉड डिफरेंशिएशन। मतलब करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा बी। अच्छा, चीताज मोबिलिटी सॉल्यूशन विद पैशन टू एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ, दिस इज बेसिकली व्हाट? ध्यान दीजिएगा डियर, एक होता है विजन, एक होता है मिशन। विजन क्या होता है कि हम कहां जाना चाहते हैं। क्या मतलब चीता का विजन ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि मतलब सेट है? हाँ सर। और वो क्या है विजन? ईवी, कि हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में रहना है। बट साहब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में मार्केट में अगर आपको ग्रो करना है तो क्या आज आपको कुछ करना पड़ेगा? आज आपको कुछ बेहतर तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, तो आज आपको क्या करना पड़ेगा? आज आपको इनोवेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशंस लेकर आने पड़ेंगे। आज आपको इनोवेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस हो सके। मीन्स आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप किस चीज के लिए हैं? मीन्स मिशन। ध्यान दीजिएगा, मिशन, ये विजन नहीं है, ये आपका मिशन है कि हमें ये मिशन फॉलो करना है, हमें ये मिशन कंप्लीट करना है, तभी हम अपना विजन अचीव करने के डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, अच्छा आगे आते हैं। टॉम a sneaker brand wanted to understand their competitive landscape, thus we are looking for the weakest competitor to buy them and decrease competition। तो साहब weakest competitor कैसे आइडेंटिफाई होगा? थ्रू strategic group mapping। अच्छा, आफ्टर एन अर्नेस्ट अटेम्प्ट टू ब्रिंग इन अ स्ट्रेटेजिक चेंज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक चेंज करने की कोशिश की। यू द ऑपरेशनल हेड, तो मेरी बात पे मतलब ध्यान दे, ऑपरेशनल हेड आपके यहाँ ऑपरेशनल हेड है, मतलब फंक्शनल हेड है, जैसे प्रोडक्शन मार्केटिंग वगैरह। सक्सीडेड बट योर ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट अचीव द डिजायर्ड कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द मार्केट। मुझे बताएं साहब, मुझे बताएं, ऑपरेशनल हेड चाहे जितना भी स्ट्रेटेजिक चेंज लेकर आए, ऑपरेशनल हेड चाहे जितना भी स्ट्रेटेजिक चेंज लेकर आए, क्या कंपनी एज अ होल में कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। क्यों? क्योंकि साहब ऑपरेशनल हेड के पास ना तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का राइट है, ना वो स्ट्रेटेजिक हम कह सकते हैं कि मीन्स मतलब मॉडल वगैरह बना सकता है, और नहीं वो किसी भी इस तरीके का कोई प्लान वगैरह बना सकता है, मीन्स स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी नहीं कर सकता। ये चीजें इन मतलब चीजों का राइट किसके पास होता है? कंपनी के कॉर्पोरेट हेड या फिर सीईओ या फिर स्ट्रेटेजिक हेड के पास। ऑपरेशनल हेड के पास सिर्फ एक राइट होता है, और वो क्या होता है? स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने का। आर यू गाइस गेटिंग? तो वो सिर्फ इतना ही कर सकता है, ऑपरेशनल हेड सिर्फ इतना ही कर सकता है, बाकी का तो उनके पास राइट ही नहीं होता साहब। तो जो तो मतलब जिसका आपके पास राइट ही नहीं है वो आप कैसे करोगे? आगे आते हैं, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। ध्यान दीजिएगा डियर, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी दो तरीके से काम करता है। पहला, अपने कॉम्पिटिटर जितना ही प्राइस चार्ज करो, फीचर ज्यादा ऑफर करो। दूसरा, अपने कॉम्पिटिटर से कम प्राइस चार्ज करो, उतने ही फीचर ऑफर करो जो कि आपका कॉम्पिटिटर ऑफर करता है।
तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्जिंग लो प्राइस फॉर लो क्वालिटी नहीं सर, गिविंग लेस वैल्यू नहीं सर, मोर वैल्यू फॉर मनी, सीक टू अट्रैक्ट बायर ऑन द बेसिस ऑफ चार्जिंग हाई प्राइसेस नहीं, हाई क्वालिटी तो देंगे बट प्राइस हाई नहीं होगा, लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया डी। वॉलमार्ट अ ग्लोबल जायंट सेल्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एट लेस देन द होलसेल प्राइस टू रिटेल कस्टमर। तो ये किसका एग्जांपल है, कॉस्ट लीडरशिप का। तो क्या वॉलमार्ट यहाँ पे सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सेल कर रहा है, नहीं सर, स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है। हाँ, बहुत हाई स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा, बट ये अपने कॉस्ट को ये सही तरीके से मैनेज कर पा रहा है, इसलिए कॉस्ट लीडरशिप। अच्छा, टेक्निक टू कोप अप विद द सडन चेंजेस इन द गवर्नमेंट, नेचुरल कैलमिटीज, टेररिस्ट अटैक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर एक्सेट्रा इज कॉल्ड, ध्यान दीजिएगा डियर, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर अचानक से कोई चेंज आ जाए तो आप उसको डील कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक होता है प्रीमाइसेस कंट्रोल। प्रीमाइसेस कंट्रोल क्या होता है कि आपने जिन अजम्पशंस के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, आप उसको समय समय पे रिव्यू करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमाइस कंट्रोल। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक मतलब सर्वेलांस की ओवरऑल मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई एनी हिडन ट्रेंड, ठीक बात है। तीसरा होता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, जो इसलिए बनाया जाता है कि अगर एनवायरनमेंट में कोई सडन चेंज हो जाता है, अगर एनवायरनमेंट में कोई सडन एंड मेजर चेंज हो जाता है तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। जैसे साहब अचानक से एक दिन जियो मार्केट में आ गया, तो सर जियो आ गया तो आ गया, क्या फर्क पड़ता है, जियो मार्केट में आ गया, साथ में कहता है कि फ्री में इंटरनेट यूज करो, फ्री में बात करो, एक भी पैसा नहीं चाहिए। तो फिर साहब इसके लिए क्या बाकी प्लेयर्स हम कह सकते हैं कि मतलब रेडी थे, नहीं। तो अब ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए उनके पास क्या होता है, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, और इन्होंने अपने पास क्राइसिस मैनेजमेंट टीम वगैरह बनाई होती है जो कि इनको डील करती है, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं, मर्जर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री बट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब सेम हम कह सकते हैं कि मतलब वैल्यू चेन में है बट साहब अलग अलग स्टेजेस में। जैसे फॉर एग्जांपल टोयोटा और एमआरएफ के व्हील्स टोयोटा अपनी गाड़ी में लगा के कस्टमर को सेल करता है। मतलब टोयोटा और एमआरएफ जो है वो सेम इंडस्ट्री में ही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बट एट अ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक बात है। तो हम इसको क्या नाम देंगे, वर्टिकल मर्जर। अच्छा, आगे आते हैं, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न्ड विद द टास्क ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शन या फिर ऑपरेशंस, स्ट्रेटजीज दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ स्पेसिफिक बिजनेस। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। अच्छा, तो डियर फ्रेंड्स, हमने आपके साथ सारे एमसीक्यूज देख लिए।